तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों ये समय देख सकते हैं हम आपको यहाँ पर रिवीजन के तौर पर मिनी मैराथन क्लास आपको दे रहे हैं। हिस्ट्री की मैराथन आपकी हो चुकी है, आधुनिक भारत की भी हो गई है, साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपकी इकोनॉमिक्स की भी हमने करवा दिया है। और आज हम लोग यहाँ पर मिनी मैराथन लेकर आए हैं जो कि आपकी साइंस की काफ़ी डिमांड थी। तो आज की इस वीडियो में हमने 200 क्वेश्चन लिया है। 200 क्वेश्चन में हम समय लगभग लगाएंगे यहाँ पर 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे में आपके बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके होंगे जो कि परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण आपके होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। बाकी हमने आपको कहा भी है कि अभी आपके पास जो भी मैराथन क्लास है वो हम आपको दे रहे हैं। बाकी अभी आपको 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में, है ना, हम आपको बिल्कुल पार्ट वाइज लेकर चलेंगे, यानी हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ाएंगे। जैसे आपका साइंस का है तो 50-50 क्वेश्चन करके 10 दिनों का समय लेंगे तो 500 क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से ज्योग्राफी को लेंगे, है ना, यानी धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाएंगे तो 10 दिनों में आपका और अच्छी तरीके से ज्ञान, है ना, बढ़ेगा। और इसके बाद फिर आपको मैराथन शुरू कर देंगे, यानी आपको 30 के बाद फिर से मैराथन आपको 5 तारीख तक आपको दे देंगे तो आपका पूरा का पूरा काम बन जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने कहा है कि आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम देव जी के ट्रिक है, वहां पर नोट्स भी भेज देते हैं, मॉडल पेपर की पीडीएफ भी भेज देते हैं, जो जरूरी आपका पॉइंट होते हैं वो भी भेजते हैं। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देव जी के ट्रिक टेलीग्राम आपका है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक कर देंगे, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद लिखकर अपने इस परिवार का सदस्य बनते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या होता है। बिल्कुल दिलो और दिमाग पूरी क्लास में होना चाहिए, है ना, पूरा दिमाग क्लास में होना चाहिए, नहीं फास्ट हम पढ़ाएंगे उड़ जाएगा। आवृत्ति मापने की जो इकाई होती है वो आपकी क्या होती है। आपकी आवृत्ति मापने की इकाई आपकी हर्ट्ज होती है, यानी अगर ऑप्शन सी चुना है तो आपने जवाब बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपसे कह रहा है दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो दूध का घनत्व मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो आपके लैक्टोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। दूसरी बात, दूध से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट होता है उसमें लैक्टो शब्द आपको जरूर मिलेगा, यानी अगर आपसे दूध से बना हुआ कोई प्रोडक्ट पूछता है और लैक्टो ऑप्शन में है तो आपको लगा देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप है जो एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बन जाती है। यानी इसमें जो आपकी ऊर्जा हो जाती है, यहाँ पर जो आंसर है 3 नंबर में वो आपका होगा क्या। दोस्तों ये रासायनिक ऊर्जा होती है, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा वो आपका सिर्फ रासायनिक ऊर्जा होती है, याद रखेगा, तभी तो ऊर्जा आपकी कन्वर्ट हुई है ना। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 4 को आते हैं। 4 नंबर आपसे कह रहा है कि गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। ऐसा आपके सभी के साथ हुआ होगा और ये जो आपका है किस नियम का पालन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका नियम होता है इस नियम को हम कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, यानी जड़त्व का प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपकी 5 नंबर में, कह रहा है जी का मान न्यूनतम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जी का मान होता है वो न्यूनतम जो होता है वो कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये होता है विषुवत रेखा में। जब हमने मॉडल पेपर में सॉल्व कराया था तो आपको बताया था कि जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा में जी का मान जो होता है वो न्यूनतम होता है। वहीं पर जो आपका जी का मान जो ज्यादा होता है वो आपका होता है ध्रुवों पर। किसमें होता है, तो आपके ध्रुवों पर जो होता है वो आपका क्या होता है, ज्यादा होता है। क्वेश्चन आपका दिया है 6 नंबर में कि लोहे की एक छोटी गोली है पानी में डूब जाती है जबकि एक जलयान जो होता है वो पानी पर तैरता रहता है। ये जो सिद्धांत है वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आपका है। आप कहेंगे सर 6 नंबर की बात करते हैं तो ये आपका होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। यानी ऑप्शन जो आपका दिया है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 में कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं करती है। ध्वनि जो आपकी होती है, याद रखिएगा, वो निर्वात में यात्रा नहीं करती है। तभी तो आपकी देखा जाए तो आपके जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा जो आपका होता है, चंद्रमा में निर्वात है, यानी वहां पर हवा नहीं है, जिस वजह से एक दूसरे की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों तरंगदैर्घ्य जो आपका सबसे अधिक होता है वो किसका होता है, यहाँ पर जवाब देना है 8 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो विबज्योर आपने पढ़ा होगा, यानी कि जो तरंगदैर्घ्य आपका होता है वो लाल प्रकाश का सबसे ज्यादा होता है। बैंगनी प्रकाश जो आपका होता है, बैंगनी, उसका क्या होता है, कम होता है, यानी इसका कम होता है। यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा होता है। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन में तो नहीं है, तो आपकी ऑप्शन 1 में दिया गया है कौन सा, यहाँ पर नारंगी दिया है, यानी ऑप्शन आपका डी देना है। नारंगी जो आपका है, इन ऑप्शन में से आपका आंसर राइट हो जाएगा, डी नंबर। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 9 को आते हैं। 9 नंबर आपसे क्या दिया गया है, यहाँ पर देखना है, निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। निम्न में से किसमें ध्वनि की जो गति है वो सबसे तेज होती है। और जब ध्वनि की गति सबसे तेज की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए ये आपके लोहे में होती है, यानी इस्पात में होती है, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है, यानी मनुष्य जो आपका है वो सुन सकता है। देखा जाए तो यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। आप कहेंगे सर 50,000 होता नहीं है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका एक ये जो आपका दिया ये होगा नहीं, 5 हर्ट्ज जो आपका होगा नहीं,
तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बन रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यानी देखा जाए तो इस हर्ज से लेके 20,000 हर्ज तक की यहाँ पर जो आपकी आवृत्ति होती है उसको आपको सुन सकता है। तो हम 3 ऑप्शन को हटा देंगे तो आप कहेंगे सर इसके बीच जो परास होती है वो परास के अकॉर्डिंग ये बीच में आ जाएगा, यानी 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज तक जो आती है वो आपकी श्रव्य होती है, यानी ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया 11 कि ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता है जिसके कारण तारत्व को तय करती है। यहाँ पर 11 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, ये होती है आवृत्ति होती है। यानी आप देखते हैं मच्छर जो होते हैं उनकी आवृत्ति ज्यादा होती है, और जिनकी आवृत्ति ज्यादा होती है वो टे टे ज्यादा करते हैं, जैसे लड़कियां, और लड़कों की तुलना में लड़कियां ज्यादा टे करती हैं, यानी कि इनकी आवृत्ति ज्यादा है। और सब लोगों की अपेक्षा मच्छर की आवाज बिल्कुल पतली होती है, यानी यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 12 है, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में जो आवाज का डेसिबल होता है लगभग कितना होता है। दो लोग जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो इनका डेसिबल लगभग आपका 30 डेसिबल आपका होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ये बात वार्तालाप की कर रहा है, सुरसुराहट या सरसराहट की नहीं कर रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया है, दीवार से प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है। यानी अगर आप कमरे में हैं और कमरे की जो दीवारें हैं अगर आपसे अगर दीवारों की दूरी यहाँ पर 17 मीटर है, 17 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप 17 मीटर से अगर कम है तो फिर आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई देगी। तो आप कहेंगे सर 13 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। बी नंबर है 17.2 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर हो, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यही कारण है कि आप मंदिर में जब जाते हैं तो मंदिरों में क्या होता है, आपको आवाज वापस टकरा कर सुनाई देने लगती है। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा समान होता है। नदी में जल बह रहा है, स्थिर नहीं है, और जब बह रहा है तो आप कहेंगे सर ये गतिज ऊर्जा होता है। ये स्थिर ऊर्जा होता है जो डैम बने होते हैं, जो डैम बने होते हैं जहां पर संचित ऊर्जा होती है, जहां पर डैम बने होते हैं डैम, तो वो आपकी जो होती है स्थिर होती है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सर जल जब जमता है तो इसका घनत्व इनमें से क्या होता है। देखिए 15 नंबर है और 15 की बात करते हैं। कह रहे जल जब जम जाता है तो इसका घनत्व जो होता है वो घट जाता है। याद रखिए इसका आंसर आपको सी देना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने कई बार इस क्वेश्चन को आपको पढ़ाया है। आपका आंसर बनेगा सी नंबर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 16 नंबर में और आपसे कह रहा है नमक को बर्फ के साथ मिलाने से जो हिमांक होता है वो क्या होता है। सर हिमांक मतलब होता है जमना। यानी कि अगर हम 16 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 16 नंबर का जो ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर है। यानी बर्फ है ना, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक जो होता है वो घट जाता है ना, बर्फ जल्दी पिघलती नहीं है। याद रखिए इसको ऑप्शन आपका बनेगा। अगला है मनुष्य का जो स्वस्थ मनुष्य होता है इसका तापक्रम जो होता है वो 31 डिग्री होता नहीं है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो ये तो आपका होगा नहीं। तो आप कहेंगे सर 37 डिग्री आपका आंसर राइट हो जाएगा, या तो 98.6 जो आपका होता है वो आपके फ़ारेनहाइट में होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी निकट दृष्टि दोष लोगों द्वारा प्रयुक्त होता है। जो व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होगा, उनको क्या लगाना होगा। यहाँ पर 18 नंबर का ऑप्शन भी हो जाएगा, अवतल लेंस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 19 दिया गया है कि किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। अभी हमने बताया था कि सबसे कम होती है आपकी बैंगनी की होती है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। लाल की अगर हो जाती तो लाल क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है 20 में कि इसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। दोस्तों ये एग्जाम रेलवे के लिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। रेलवे एग्जाम में याद रखिए क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछा जाता है, बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन आपके है। ये जो हीरा है इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया 21 में कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। तो आकाश का रंग जो नीला होता है वो दिखाई देता है क्योंकि जो प्रकीर्णन होता है, यानी प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, यहाँ पर आंसर नंबर आपको जो बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। प्रकीर्णन की वजह से होता है, यहाँ पर जो आपका हरा प्रकाश होता है वो पूरा फैल जाता है। क्वेश्चन दिया गया है मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण क्या होता है। तो मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तु को देखना है, यानी कि ये लड़कों के लिए है। लड़के जब वो बैठे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, तो पीछे गाड़ी को देखना होता है। जब गाड़ी को पीछे देखना होता है तो उसमें जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाई देगी, लेकिन आकार में छोटी दिखाई देगी। यानी ये किसकी बात हो रही है, तो ये बात हो रही है आपके उत्तल दर्पण की हो रही है, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर बात करते हैं कि गाड़ी में बैठी है कोई लड़की है और उसमें लगा है कांच और उसमें अपनी लिपस्टिक देख रही है, वो होता है समतल दर्पण। यानी जो बगल में लगे होते हैं जिनमें आप अपना प्यारा सा सुंदर सा चेहरा देखते हो उसको समतल दर्पण कहते हैं। याद रखिए जो गाड़ी में बगल में लगे होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, जिनको हवा आने के लिए आप ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है साइड की वस्तुएं और साइड की वस्तुएं हैं, तो ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहे सर जी ये बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं कि सर विद्युत ऊर्जा है, यानी पहले उसको आप विद्युत ऊर्जा देंगे तभी वो यांत्रिक कार्य करेगा। अगर आप उसको विद्युत पहले नहीं देंगे तो वो कार्य नहीं करेगा, चाहे जितना कुछ कर ले। तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी होती है मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर होती है। यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर को जब ऊर्जा दे देते हो, है ना, यानी जब विद्युत देते हो, करंट देते हो, तभी एक क्रिया करके आपको पानी निकाल के देगी, यानी ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है परिवर्तक यानी ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
जो आपका ट्रांसफार्मर होता है ये चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप कहेंगे सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 25 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो बिजली का कुचालक होता है परंतु ताप का सुचालक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिजली का कुचालक और ताप का सुचालक है, यानी कि अगर हम करंट लगाएंगे तो करंट नहीं लगेगी, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा धूप में रख दिया जाए यानी ताप के संपर्क में लाया जाए तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 25 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी नंबर ये होता है, अभ्रक होता है। और दोस्तों अभ्रक का प्रयोग जो होता है लड़कियों की क्रीम में होता है, जिसको सुंदर बनाने के लिए, यानी एक प्रकार से कहते हैं जैसे आपकी मेज होती है, मेज में सरमाइका जिसे बोलते हैं, वो चिकना बिल्कुल होता है। तो जितनी भी आपकी क्रीम होती है उन सब क्रीम में अभ्रक मिला होता है ताकि बाहर से ग्लो दिखाई देने लगे, यानी चमक दिखाई देने लगे, है ना। तो आप कहेंगे सर लोकल ओरिजिनल वाला काम होता है, यानी क्रीम में इसमें चमक लाने के लिए अभ्रक का प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो किसका होता है। बिजली का बल्ब है। अब आप कहेंगे सर लड़कियों वाला उदाहरण क्यों लेते हैं, क्योंकि ये उदाहरण आपको जीवन भर याद रह सकता है ना। याद रह सकता है कि नहीं याद रह सकता, और कुछ तो आप भूल ही जाओगे, लेकिन ये आप भूलोगे नहीं, हमको भी नहीं भूलोगे आप कहेंगे सर बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है ना, ये बना होता है टंगस्टन का। कोई ना कोई ऑप्शन छुपा होगा, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, टंगस्टन है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करना है, यानी पहले रासायनिक ऊर्जा होगी तभी आपको विद्युत मिलेगी। ये समझा करो भाषा को कि पहले रासायनिक ऊर्जा जब तक होगी नहीं तब तक विद्युत का रूपांतरण होगा नहीं। तो आप कहेंगे सर जी रासायनिक ऊर्जा वाला कोई ऑप्शन है, कहेंगे जी सर जी ये जो होता है सेल होता है, संचायक सेल होता है, ये रासायनिक ऊर्जा जब इसमें कार्य करता है ना, तभी आपको विद्युत देगा। आप टार्च में डाल दीजिए, जब तक सेल के अंदर सब केमिकल नहीं होता है तो वही काम कैसे करेगा। केमिकल होता है तो रासायनिक हो गया, इसके बाद आपको टार्च जलाएंगे विद्युत मिल जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है 28 में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का प्रयोग किया जाता है। यानी देखो पहले यहाँ पर यांत्रिक कार्य करेंगे तभी आपको विद्युत मिल पाएगी। ये कौन सा होता है, पहले यांत्रिक फिर आपको विद्युत, है ना। 28 नंबर की बात करते हैं तो ट्रैक्टर में देखा होगा लगा होता है डायनमो। जब डायनमो लगा होता है उसमें देखो क्लिक मारते हैं, है ना, कहने का करंट होता है। और जब ये एक्टिव हो जाता है यानी यांत्रिक तरीका देंगे तब आपको गाड़ी चार्ज होगी, यानी विद्युत ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। विद्युत चुंबक किससे तैयार करते हैं, तो विद्युत चुंबक होता है और ये आपके नरम लोहा, यानी जो आंसर है वह फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये जो न्यूक्लियर बम होते हैं, है ना, एटॉमिक बम होते हैं, इनको बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। याद रखिएगा ये आपके यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन पर ये आपके कार्य करते हैं, जो आपके न्यूक्लियर बम होते हैं यानी एटम बम होते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 31 में, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो एक रासायनिक परिवर्तन आपका है। कह रहा है कौन सी प्रक्रिया, एक रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिएगा 31 नंबर में जो रासायनिक वाक्य है क्या, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। जी हाँ, पहला ऑप्शन मिल गया है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। मोम का पिघले, मोम पिघलेगी वैसे ही बनी रहेगी, पानी का संघनन होगा वैसा होगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि जो प्रकाश वो पानी है वो भाप की जाएगा, वो वापस फिर से पानी मिलेगा, यानी कि आपका आंसर किसके जा जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है वो क्या कहलाती है। यानी वस्तु कैसी है, ठोस है, क्या है, ठोस है, और ये आपके द्रव में कन्वर्ट हो गई है। तो भैया ये आपका होता क्या है। आप कहेंगे सर 32 नंबर की बात करते हैं तो ये होता है गलनांक, है ना, क्या हुआ, गल गया है। वाष्पीकरण तो होता है कि अगर ठोस होगी वो वाष्प में बदल जाएगी। ऊर्ध्वपातन जो होता है वो ठोस से गैस में होता है, ये जो होता है वो ठोस से क्या होता है, सीधा गैस में चला जाता है। यहाँ पर वाष्पीकरण क्या होता है, जो आपका जल होता है जल से सीधा गैस में चला जाता है ना। और प्लाज्मा कोई मतलब नहीं हो रहा है। यहाँ पर गलनांक जो आपका है ये आपके ठोस से यहाँ पर क्या हो रहा है, द्रव में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज किया। प्रोटॉन की अगर बात कर लेते हैं तो आपके सर प्रोटॉन की जो खोज किया था वो आपके यहाँ पर जो आंसर है 34 नंबर में वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज है ना, प्रोटॉन 8 पर नाचे रदरफोर्ड। यानी कि अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर दिया है रदरफोर्ड, यहाँ पर दिया है गोल्डस्टीन। जब दोनों ऑप्शन में होते हैं तो ऑप्शन आपको डी देना है, गोल्डस्टीन देना है। हमने आपको बताया भी है, कई बार बताया है कि दोनों जब ऑप्शन में होते हैं तो आपको गोल्डस्टीन फर्स्ट ऑप्शन देना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर रदरफोर्ड न लगाइए, हमने आपको बता भी दिया है। ईंट पर नाचे इलेक्ट्रॉन, है ना, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ट्रिक के हिसाब से आप कर लेंगे। तो याद रखिए प्रोटॉन में आपको गोल्डस्टीन जब ऑप्शन में हो, रदरफोर्ड न लगा के ऑप्शन आपको देना है डी नंबर। कह रहे निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो धर्मी तत्व नहीं है। रेडियो जो धर्मी तत्व होते हैं यहाँ पर देखा जाए यूरेनियम होता है, एटम बम बनाते हैं, रेडियम आपका है, थोरियम है, कैडमियम नहीं होते हैं। कैडमियम का प्रयोग होता है जो आपके जो विद्युत घर होते हैं, है ना, जो कि नाभिकीय संयंत्र होते हैं उनमें इसका मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कैडमियम की छड़े होते हैं। शुष्क सेल दिया है, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या होता है।
यानी यहाँ पर ये सेल बना है, सेल के बीच में यहाँ पर एक बना होता है जो कि यहाँ पर कैथोड का पड़ा होता है रॉड, है ना, और आसपास से भरा होता है मटेरियल, है ना। तो ये जो आपका होता है कैथोड, ये है क्या, देखते हैं ऑप्शन नंबर में 35 नंबर में जो ऑप्शन आपका है यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आपका होगा क्या। 35 नंबर का आप बोलेंगे सर की जस्ता होता है, यानी जस्ता है, ऑप्शन डी बनेगा। कह रहे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। इलेक्ट्रॉन अगर त्याग देते हैं और जो त्याग देंगे तो आप कहेंगे सर ऑक्सीकरण हो गया है। क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। जैसे कोई गाड़ी होती है, लोहा होता है, लोहे में अगर ऑक्सीजन प्रक्रिया करती है, मतलब क्रिया करती है तो ऑक्सीकरण होता है, इससे क्या जंग बन जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्वेश्चन दिया गया है कि लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिससे प्राप्त किया जाता है। यानी लिटमस विलियन जो आपका है बैंगनी रंग का है, एक रंजक है, यानी एक रंग बनाने के लिए आपका होगा। और ये जो प्राप्त करते हैं किससे करते हैं, तो दोस्तों याद रखिए लाइकेन होते हैं। लाइकेन जो आपके होते हैं शैवाल होते हैं, यानी हरे शैवाल, लाल शैवाल ये आपके होते हैं जिनमें से हम लोग रंजक के रूप में इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा लाइकेन हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है, यानी 38 की बात कर लेते हैं तो नाइट्रिक अम्ल को अगर आप सोना में डालोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों याद रखिएगा, यानी बेअसर होगा। इसका मतलब हो गया कि कोई क्रिया नहीं करेगा, कोई क्रिया नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप चांदी के चम्मच से अगर आप अंडा खाते हैं तो यह चांदी का चम्मच धीरे धीरे गलने लगेगा क्योंकि उससे वो क्रिया कर लेता है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 39 में, कह रहा है जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बनता है उसे क्या कहते हैं, बताओ। अगर झाग ना बने इसको बोलते हैं खारा पानी, है ना, खारा जल, यानी आपका फर्स्ट हो जाएगा। लाफिंग गैस यानी आपका होता है N2O होता है, यानी हम लोग कहेंगे ये किसका यौगिक है, तो आपके यन दिया गया है और यन दिया है, यानी कि आप आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन सी बनेगा। लाफिंग गैस आपकी है क्या, तो आपका N2O, N2O यानी कि आपका आंसर हो गया क्या, तो आप कहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला है निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी को रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है। यानी कि हम अगर पीने वाले पानी है उसको अगर कीटाणु शोधन करना है ना, तो वहां पर हम लोगों को मिलाना पड़ेगा यहाँ पर क्लोरीन। यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा। जैसे कानपुर में गंगा बैराज बना हुआ है जिसे लवकुश बैराज भी कहते हैं, उसके किनारे एक प्लांट लगा हुआ है जो पानी को शुद्ध करता है, उसमें क्लोरीन मिली होती है जिसकी वजह से जब पानी सप्लाई वाला पीते हैं थोड़ा सा उसके स्वाद में परिवर्तन भी आपको मिलता है, तो ये क्लोरीन की वजह से उसको शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 43 में, कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। यानी ऐसी आपकी अधातु है जो कमरे के तापमान पर क्या होगी, ये तरल अवस्था में लिक्विड फॉर्म में होती है, ये होती है ब्रोमीन, होती है ब्रोमीन। ऑप्शन आपको सी देना है, ब्रोमीन जो आपकी है वो अधातु है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपकी 44 में, प्याज गंध की विशेष महक जो होती किसके कारण होती है। प्याज में जो महक होती है वो किस वजह से होती है, आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर उसमें होता है सल्फर यौगिक होता है, सल्फर यौगिक की वजह से उसमें से क्या आती है, एक महक आती है, आंखों से आंसू आते हैं, ये ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, सल्फर की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 45 में, किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है। नींद क्यों आ रही है भाई, आपको नींद क्यों आ रही है, नींद तो नहीं आना चाहिए है। चलो साइंस पढ़ने में तो हमको तो नींद नहीं आती, बाकी आपको आपकी मर्जी है, थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा लगेगा। हमने कहा कि इस गैस का गंध है वो सड़े अंडे जैसा होता है, यानी अगर ये गैस अगर हम छोड़ दें तो ऐसा सड़ा हुआ अंडा बहुत बदबू करता है ना। याद रखिए आपका होता है हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। कोई कोई अंडा फोड़ के लगा लेता है बालों में, लेकिन जब वो धीरे धीरे सूखने लगता है तो उसमें से गंध भी आने लगती है। तो ये जो आंसर है आपका डी राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। नींबू में एसिड पाया जाता है दोस्तों, नींबू में एसिड होता है, ये तो बिल्कुल बात है कि एसिड होता है, लेकिन कौन सा एसिड होता है, यहाँ पर कहेंगे सर ये सेट्रिक एसिड होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सेट्रिक एसिड आपका होता है, नोट कर लीजिएगा। टार्ट्रिक एसिड जो आपका होता है इमली में होता है, किसमें होता है, आपकी इमली में होता है, याद रखिएगा। लैक्टिक यानी दूध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाना है, यानी कि हरे फल को तोड़ लिया गया है और इनको कृत्रिम ढंग से पकाएंगे। भाई जब हरा फल है उसको अगर हम तोड़ रहे हैं, तोड़ के अगर उसको पकाएंगे कृत्रिम तरीके से अगर पकाएंगे तो एक गैस का प्रयोग होगा। अब तो लोग केमिकल का प्रयोग करते हैं और ये केमिकल के रूप में बोलेंगे तो ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन ऑप्शन आपको ए देना है। क्वेश्चन में दिया है पेंसिल की लीड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है, यानी पेंसिल के बीच में जो भरा होता है ना जिसे कहते हैं ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट होता है, यानी कि अगर इसमें करंट लगाया जाए तो लग सकता है, यानी आप लोग ट्राई मत करिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेफाइट हो जाएगा। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, गोबर गैस, है ना। गोबर गैस जो होती है इसमें मीथेन गैस होती है, तो कहते हैं मीथेन गैस, गोबर गैस प्लांट आपका है तो मीथेन गैस होती है। हवा के संपर्क में ये गैस जलने ही लगती है, इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या होता है, जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें मेन चीज जो आपकी पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी मीथेन ही पाई जाती है, यानी फर्स्ट नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, यानी वॉशिंग मतलब धुलना, धावन सोडा,
यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट होता है जिसको धोने वाला सोडा कहते हैं, है ना। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसको खाने वाला सोडा कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको खाने वाला सोडा कहते हैं। याद रखिए, खाने वाला सोडा आपका होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका बनेगा कौन? सोडियम कार्बोनेट है, जो कि आपका वॉशिंग सोडा है। याद रखिए, ये आपका खाने वाला सोडा था। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपका बना होता है, ये किस चीज का होता है? 52 नंबर है। 52 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये कैल्शियम का होता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। इसमें जो आपके पानी के अणु होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, CSO4 इंटू हाफ H2O, तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 43 में, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कृत्रिम तरीके से अगर हमको बरसात कराना है, वर्षा कराना है ना, तो याद रखिएगा कौन सी गैस का प्रयोग करना है। तो आप कहेंगे सिल्वर आयोडाइड होता है, यानी ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अब इतना ज्यादा नहीं करना है कि सऊदीया में बाढ़ आ जाए, है ना। अभी आपने सुना भी होगा, एक घटना आपकी कुछ दिन पहले घटित हुई थी कि वहां पर कृत्रिम तरीके से बारिश कराई गई थी, इतनी ज्यादा बारिश हुई कि वहां पर बाढ़ भी आ गई थी, है ना। ये सुना होगा आप लोगों ने। आएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 45 में, पीतल मिश्रण होता है, यानी जो पीतल है, पीतल बना होता है किस चीज का? तो पीतल में पड़ा होता है जस्ता और होता है तांबा, यानी कि आपकी जस्ता और तांबे को मिला देते हैं तो ये पीतल बन जाता है। और पीतल वही है जो बिल्कुल पीला पीला सोने जैसा दिखता है। तो ये आंसर आपका बनेगा डी नंबर है। कह रहा है स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? जो स्टेनलेस स्टील होती है इससे बनाए जाते हैं सर्जिकल पार्ट, है ना। जो ऑपरेशन किए जाते हैं तो उनके पार्ट होते हैं, यानी डॉक्टर के यहाँ पास में जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब आपकी स्टेनलेस स्टील के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जंग नहीं लगती है, और जंग नहीं लगती है यानी कि अगर बात करते हैं तो आपके लोहा तो होता है, निकल भी होती है और क्रोमियम भी होना है, जो कि लोहे को मजबूत बनाता है, जंग रहित बनाता है क्रोमियम मिलाने से। तो ये ऑप्शन आपका जो बनेगा वो डी हो जाएगा। कह रहा है सर जी केलामाइन, ये दिया है केलामाइन जो आपका एस है वो किसका है? याद रखिए, ये जो एस होता है जस्ता का होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन अगर आपने चुना है यहाँ पर सी नंबर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है मोनोजाइट किसका एस होता है? अब आपको बताना है सर जी कि मोनोजाइट जो अयस्क है वो किसका है? मोनोजाइट जो अयस्क है वो किसका है? सेंसन को लाइक शेयर जरूर करते रहेगा। हमने कहा सर मोनोजाइट है, और मोनोजाइट जो आपका होता है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपका दिया गया है थोरियम, है ना, जो कि थोरियम दिया गया है, ये मोनोजाइट थोरियम का एस्क होता है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। यहाँ पर अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो कि एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित करते हैं? यानी आप देखते हैं खाना, कुछ कढ़ाई ऐसी होती बना लो, उसमें लगता भी नहीं है, थोड़ा धो के सही कर दो, तो दोस्तों उसके ऊपर एक परत होती है। ये परत जो आपकी होती है उसे बोलते हैं टेफ्लॉन। क्या होती है? टेफ्लॉन की परत होती है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ऐसा ही परत आपके मनुष्यों में होना चाहिए, ऐसी क्रीम होना चाहिए जिसको लगा ले तो बिल्कुल से चाहे पानी आए चाहे वाटर प्रूफ वाला मेकअप हो, तो आप कहेंगे सर ये टेफ्लॉन होता है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? यानी कृत्रिम सिल्क है, कृत्रिम रेशा है, और ये सिंथेटिक फाइबर है। और दोस्तों जो जाना जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेयान है दोस्तों। ऑप्शन आपका बी रेयान बनेगा। यानी सर पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? पानी को अगर आपको शुद्ध करना है भाई साहब तो आपको क्लोरीन मिलाना पड़ेगा। हमने बताया था क्लोरोनीकरण इसे कहते हैं, क्लोरीनीकरण कहते हैं, यानी क्लोरीन मिलाएंगे। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है भाई? जब जंग लगता है तो इसकी क्षमता कम होती है लेकिन भार बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कहीं ना कहीं उसमें नमी आएगी तो भार बढ़ जाएगा। यानी आंसर आपका बन जाएगा फर्स्ट नंबर कि लोहे का भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन दिया गया है एक फ्रिज में शीतलक का प्रयोग करते हैं, यानी जो घर में फ्रिज होती है उसमें ठंडा करने के लिए फ्रियान गैस भरी जाती है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है तीसरे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक व्यापार से संबंधित है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो रेशम के कीड़े के लिए जो रेशम कीड़ा का पालन होता है इसको हम लोग कहते क्या है? ये क्वेश्चन आपको मिलता होगा दोस्तों। ये है आपका सेरीकल्चर, सेरीकल्चर हो जाएगा, सेरीकल्चर होगा। ये पीसी कल्चर क्या होता है भाई? पीसी कल्चर क्या होता है? मत्स्य पालन होता है। बताइए, अंगूर होता है विटीकल्चर। यहाँ पर जो विटीकल्चर होता है, विटीकल्चर होता है, ये अंगूर होता है। क्या होता है? अंगूर होता है। ये बताइएगा पीसी कल्चर क्या होता है? इसमें क्या होता है? पीसी कल्चर में क्या होता है? चलो पीसेंगे कब? जब मछली का मसाला बनाना होगा। तो आप कहेंगे सर इसका यहाँ पर रेशम कैट है तो रेशम का आपका सेरीकल्चर हो जाएगा। और ये जो आपका दिया है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर का मतलब होता है मछली पालन होता है, मत्स्य से जुड़ा है, मत्स्य पालन से आपका जुड़ा है। क्वेश्चन आपसे अगला है कि कोशिका में निम्न से कौन सी पाचन थैली होती है? यानी कोशिका में जो पाचन थैली होती है उस थैली को हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। याद देखिए पाचन थैली, कोशिका की पाचन थैली। बाकी अगला क्वेश्चन आपका दिया है 65 में कि कौन सा रोग है जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? यहाँ पर 65 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? बड़ा खुशी की बात है कि महिलाओं में नहीं होता है, यहाँ पर देखा जाए तो पुरुषों में होता है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं उससे पहले तो यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो आप सर ये वर्णांता है, यानी कलर ब्लाइंडनेस है। लेकिन कहीं ना कहीं होता कैसा है?
ये वाहक क्या होती हैं, यानी महिलाओं की वजह से ही वो बढ़ता है, जाके पुरुषों में होता है। भाई यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर वर्णांता तो है, लेकिन वाहक जो शब्द लगा देता है वाहक, तो ये महिलाएं से फैलेगा। भाई जब बच्चे होंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे है ना, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं महिलाएं इसकी वाहक होती हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया है 66 में, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ पर होता है। यानी हमारी बॉडी में हम लोग दिन भर खाना ठेस ठेस के खाते रहते हैं, है ना, लेकिन इसका पाचन और उसका जो पोषक तत्व होता है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो कहाँ पर जाती है, अवशोषित होती है। तो ये जो आपका होता है आपकी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सीकम पाचन के काम आता है यहाँ पर 67 नंबर में। तो दोस्तों आपका जो सीकम है ये सेल्यूलोज पाचन के काम आता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जैसे कि अगर बात करते हैं आपका शरीर है, इस शरीर को अगर आप लकड़ी खिला दोगे तो आपका जो शरीर है ना, उससे एनर्जी आपको मिलेगी, लेकिन आप लकड़ी पचा नहीं पाओगे। लेकिन वहीं पर जो सुअर होता है ना, सुअर होता है, उसको गन्ना दे दो और उसके बाद वो जब खा लेता है उसको अच्छी तरीके से, है ना, तो वो पचा जाता है। यानी कि जो आपका एनर्जी होती है सब चीज में होती है, लेकिन आपकी बॉडी सेलुलोज जो आपका है वो पचा नहीं पाता है। इस वजह से तो याद रखिए सीकम जो है वो सेलुलोज के पाचन में काम आता है। तो आप आंसर सी हो जाएगा। आपकी बॉडी में सीकम कम होता है, जानवरों में ज्यादा होता है, इसलिए वो पॉलीथीन वगैरह इनको पचा जाती है। क्वेश्चन दिया है कौन सा अंग है जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है। दोस्तों 65 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो आपका यकृत होता है, लीवर होता है, जिगर होता है ना, ये जो जिगर है ये क्या करता है, ये वसा को तोड़ देता है और कोलेस्ट्रॉल बना देता है। वसा यानी फैट होता है, इस फैट को तोड़ता है और कोलेस्ट्रॉल बना देता है। ये आपका यकृत होता है। यकृत आपका सही है, 100 बीमारी आपकी कंट्रोल है, और अगर आपका लीवर बेकार है तो 100 से ज्यादा बीमारी आपके शरीर में बनेगी। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 69 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। यानी बॉडी के शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग जो आपका है वो कौन सा है। यहाँ पर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा जो अंग होता है ये होता है, याद रखिए, जिगर। यानी अभी जो आपने यकृत पढ़ा, जिगर, यकृत, लीवर, उसी को कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तभी कहते हैं जिगरा बड़ा है इसका, है ना, यानी जिगर बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आते हैं, कह रहा है भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होंगे। भोजन को जब चबाते हो, है ना, भोजन को जब चबाया जाता है तो चबाने वाले होते हैं चवर्णक। क्या बोलते हैं, चवर्णक। भोजन को जब पीसते हैं तो रत्नक होते हैं। जब फल को काटते हैं तो छेदक होते हैं। दूध के दांत दोस्तों याद रखिएगा कि दूध के जहाँ दांत होते हैं वो 20 ही होते हैं। इसको याद रखना, ये जीवन में 2 बार आपके आते हैं, बाकी और दांत अगर टूट गए तो फिर दोबारा नहीं आएंगे। क्वेश्चन तो इसका आंसर क्या हो गया है, ए नंबर हो गया है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग है जो पित्त रस का स्राव करता है। हमने कहा सर जो पित्त रस होता है सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला यही क्वेश्चन है। पित्त रस जो निकलता है, स्राव मतलब क्या होता है, स्रावित मतलब होता है निकलना। तो जो पित्त रस निकलता है वो कहाँ से निकलता है, वो भी आपकी यकृत से ही निकलता है। याद रखिए यकृत से निकलता है आपके, और ये निकल कर जाता है वो आपके कहाँ पर है, तो आपके पित्त थैली में, है ना, मतलब आपके पित्ताशय में जाकर क्या होता है, कलेक्ट होता है, यानी इकट्ठा होता है। क्या होता है, इकट्ठा होता है आपकी पित्ताशय में। तो निकलता कहाँ से, यकृत से, और निकल के जाता है पित्ताशय थैली में, वहां पर इकट्ठा होता है पित्ताशय में। दोनों चीज को याद रखना है। यार रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है, यानी रक्त जो होता है वो लाल दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है बताओ। यहाँ पर 72 नंबर है। 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन की वजह से लाल रंग दिखाई देता है आपके लोहे का, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और आपकी बॉडी में आयरन होती है, ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं और इस वजह से वो लाल रंग हो जाता है। क्वेश्चन आपका 73 है और आपसे कह रहा है हीमोग्लोबिन लाल रंग कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है। तो हमने कहा कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। वहन मतलब होता है कि उसको जो वहन करता है, यानी वो क्रिया करता है। और हमने कहा सर जो आपका हीमोग्लोबिन है लाल रंग होगा, आयरन उसके अंदर होगा, यानी प्रकार का प्रोटीन हो गया। और ये किसके साथ वहन करेगा, तो अभी अभी हमने बताया कि सर ये जो आपकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो ये रंग आपका लाल हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में आपकी बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है 74 नंबर में, कि जो लाल रक्त कोशिकाएं आपकी होती हैं, जो आपकी आरबीसी होती हैं, ये बनती है आपके अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा जो आपके हड्डी होती है ना, हड्डी होती है, और हड्डी के बीच में जो आपका मटेरियल होता है, हड्डी के बीच में जो आपका मटेरियल होता है, ये मटेरियल में ही आपका बनता है। जो मटेरियल मांस खाने वाले होते हैं ना, उस हड्डी को चूसते हैं तो हड्डी के अंदर जो निकलता है ना, कहते हैं यही खाने से पूरी ताकत आती है। तो वही चीज होते हैं, उसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बनेगा। सर्वाग्राही यानी कि यहाँ पर हो गए कौन, लड़का वाले, है ना। सर्वाग्राही यानी लड़का वाले, क्योंकि वो लेते रहेंगे चाहे उनको देते रहो, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। ए बी जो आपका ये सर्वाग्राही होता है,
और जो ओ आपका दिया है वो सर्वदाता होता है, यानी बिटिया वाले होते हैं, जीवन भर अपनी बिटिया को बांध बांध के कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे सर इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। कह रहे मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है ना, जो खोज है वो करने वाला प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन थे। तो 76 का ऑप्शन बनेगा विलियम हार्वे ने दोस्तों यहाँ पर खोज किया था कि रक्त संचार जो आपका है वो कैसे होता है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, तो आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक सच्चा आंसू और एक झूठा आंसू। और जो सच्चा से मतलब अगर बोले कि जो आंसू सच्चा आंसू होता है वो बिल्कुल दिल से निकलता है, यानी कि 7 और 4 हो जाएगा, यानी 7 पॉइंट आपका 4 हो जाएगा। रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। क्वेश्चन है रक्त जो आपका है वो क्या है, ये क्वेश्चन बनता है रक्त जो आपका है क्या है, तो आपकी क्षारीय विलयन है, यानी ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। रक्त समूह ओ कहलाता है, तो रक्त समूह ओ जो आपका है ये सर्वदाता होता है, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो किसे कहते हैं, तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक कहते हैं वो किसे कहते हैं बताइएगा। ये जो आपका प्लीहा होता है ना, क्या जो आपकी प्लीहा होती है इसे रक्त बैंक कहते हैं, ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है, आईएमपी क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ा भी होगा और सबसे मजबूत कक्ष भी होता है और इसको कहते हैं बायां निलय। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बायां, यानी शुद्धता जो आपका होता है वो बायां की तरफ जाएंगे, ऑप्शन बी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देखा जाए हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है, तो हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। यहाँ पर 82 की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका है मेडुला ऑब्लोंगाटा, यानी गर्दन के पीछे जो आपका गर्दन इधर उधर करते हो जो पीछे कह सकते हैं वो सहारा दी होती है, वही हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित भी करती है। तो इसका आंसर मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं। अगला है मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है, मनुष्य में यूरिया जो है वो आपका बनता है। तो हमने कहा कि मनुष्य की बॉडी में सबसे खतरनाक तत्व होता है नाइट्रोजन, लेकिन उस नाइट्रोजन को आपका जो यकृत होता है वो बदल देता है यूरिया में, उसको सरल कर देता है और उसको आपको पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो आप कहेंगे सर ये बनता है आपकी किसमें, यकृत में बनता है। तो हमने कहा यकृत सबसे बड़ी चीज है, अगर आपका लीवर खराब है तो आपकी दुनिया बेकार है, यानी लीवर सही है तो आप सब कुछ सही है, क्योंकि आपका यकृत पूरी बॉडी में सब कुछ काम करता है, आपकी यकृत करता है। धड़कनें तो चलती हैं लेकिन बिना यकृत की कुछ काम नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन 84 है निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, तो तंत्रिका तंत्र दिया गया है। तंत्रिका तंत्र की जो कह सकते हैं संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है इसे हम लोग कहते हैं न्यूरॉन, क्या बोलते हैं न्यूरॉन कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। जो किडनी होती है, किडनी उसमें से नेफ्रॉन होती है, छोटी छोटी आपकी जो कह सकते हैं कि नलिकाएं होती हैं, है ना, और ये जो आपकी तंत्रिका तंत्र की पूछा है तो आपकी न्यूरॉन हो जाएगा। तभी कहते हैं न्यूरो सर्जन के पास जाओ, तब आपकी जब नशे में दिक्कत आती है, आपकी नसों में प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं न्यूरो सर्जन के पास जाइएगा। तो इससे याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, न्यूरॉन हो जाएगा। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं मिलती हैं, देखिए आपका जो आंसर है 85 में, वो ऑप्शन आपका हो जाएगा 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, आपका आंसर बी हो जाएगा। हमने साइंस की क्लास में आपको बताया था। निम्न से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, कान में हड्डी होती है 6, उनमें से हड्डी होती है स्टेपीज हड्डी होती है जो आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है। कह रहा है सर जी अवट ग्रंथि जिसको हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं, ये सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है, यानी कि अगर ये अच्छी तरीके से कार्य करती रहे इसके लिए आपको जरूरी है, बॉडी के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। आयोडीन अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको फिर थायराइड ग्रंथि संबंधी समस्या हो सकती है, और ये समस्या लड़कियों के लिए आम बात नहीं बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि आपकी थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड है, यानी आपकी आयोडीन खाना जरूरी है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये आपकी अवटी ग्रंथि है, यानी जो आपने अभी ऊपर आपने पढ़ा कि सर जो अवटी ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि है ये आपकी कैसी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अग्नाशय जो आपकी वो सेकंड नंबर की, आपकी अग्नाशय जो आपकी है वो सेकंड नंबर की अंतःस्रावी मिश्रित ग्रंथि होती है। तो इसका आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों, ये मटर के दाने के आकार की होती है और ये मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है, लेकिन कहां पर पाई जाती है, ये जो पाई जाती है वो पाई जाती है मस्तिष्क के नीचे, यानी आपका जो दिमाग होता है ना, जो आपका दिमाग होता है दिमाग में से यहाँ पर कहीं ऐसे पाई जाती है, याद रखना है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है हार्मोन्स जो आपका है इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं, यानी जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स आते हैं, हार्मोन्स में बदलाव होते रहते हैं, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपकी बॉडी में हार्मोन्स का स्राव होता है, हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, और आप कहेंगे सर ये किस ग्रंथि द्वारा बनते हैं, तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन हो जाएगा अग्न्याशय। ये अग्न्याशय भी आपका जरूरी है, जो मिश्रित ग्रंथि, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है, दोस्तों याद रखिएगा महिलाओं में पाया जाने वाला ये जो आपका हार्मोन्स है वो आपका है एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, जो कि आपकी महिलाओं में पाया जाता है। बाकी जो आपके हार्मोन्स है वो आपकी पुरुषों में है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा एस्ट्रोजन हो जाएगा। दिया गया इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है, इंसुलिन एक प्रकार का जो होता है वो हार्मोन्स होता है, ये आपको हमेशा क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेगा। अगला है हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि हमारे भोजन में जो आहार है, आहार का जो प्रोटीन घटक है मुख्य रूप से हम लोग किस लिए,
तो आपकी जो प्रोटीन होती है आपकी बॉडी में काम क्या करती है? प्रोटीन लेना जरूरी है क्योंकि ये शरीर में वृद्धि करता है, इसलिए बच्चे को प्रोटीन दी जाती है। जो लोग जिम करने जाते हैं उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि यहाँ पर उनकी वृद्धि हो रही है और शरीर की मरम्मत हो रही है, यानी प्रोटीन का कार्य होता है वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है। क्वेश्चन यह कौन सा है भोजन जो तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा मैच खेलते हुए लोगों को वो एनर्जी के तौर पर वो ड्रिंक लेते हैं। ये वो जो ड्रिंक होती है ना, वो दारू वाली ड्रिंक नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ग्लूकोज जो होती है ना, ग्लूकोज ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एडवर्टाइज देखे है ना, तो उसमें कहता है कि ग्लूकोज पीजिएगा, है ना, सर्दी में जो धूप आती है वो नहीं लगेगा, तो ये तुरंत शक्ति होती है, ग्लूकोज होता है। तभी कहते हैं गन्ने का रस जो होता है ना, वो ग्लूकोज की तरह कार्य करता है, पूरी तरीके से पीना भी चाहिए। 95 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? हमने कहा छोटा बच्चा होता है वो पानी में डूब जाता है, बाद से बच्चा सी से पानी में, तो यानी बच्चा पानी में डूब गया। बाकी आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो एडीई जो होता है, यानी जो आप लोग कीड़ा कहते हैं, कीड़ा जो आपका होता है वसा में घुलनशील होते हैं। याद रखिए वसा में घुलनशील होने वाले जितने विटामिन आपके विटामिन होते हैं ये आपकी बॉडी में बनते हैं, लेकिन कुछ कम बनते हैं कुछ ज्यादा बनते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन ए आपकी बॉडी में बन जाता है, विटामिन डी भी आपकी बॉडी में बनता है ना, ये सूर्य के प्रकाश में तो आपको जल्दी बनता है। तो आप कहेंगे सर वसा वाले जो होते हैं बॉडी में बनते हैं, लेकिन कौन से मात्रा में ज्यादा होती है वो ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ता है। कह रहे शहद का मुख्य घटक क्या है? शहद जो होता है, शहद जो होता है, तो याद रखिए शहद की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये है क्या? ये होता है फ्रक्टोज। दुनिया में प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा जो होता है वो फ्रक्टोस यानी शहद ही होता है, याद रखिएगा। रक्त जमने यानी थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो रक्त अगर जम जाता है यानी थक्का बना गया है, ये आपका विटामिन के होता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। विटामिन जो आपका दिया गया है के होता है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम बता दीजिएगा। हमने कहा सर विटामिन सी है और इसका रासायनिक नाम जो आपका बनेगा वो बनेगा एस्कर्बिक अम्ल होता है, यानी अगर आप आंवला खाते रहेंगे तो विटामिन सी की समस्या नहीं होगी, दांत सुंदर रहेंगे, बाल चमकदार होंगे, है ना, और आपकी बॉडी ग्लो भी करती रहेगी, इसलिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है दालें किसका अच्छा स्रोत है? कहते हैं ना दालों को खाना चाहिए, छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, क्योंकि दाल में होती है प्रोटीन, यानी कि आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा राइट। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है? यानी कि हमने बताया कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, यानी जो आपका हीमोग्लोबिन होता है एक प्रोटीन होता है जो कि आप वायु के संपर्क में ऑक्सीकरण करके ये हीमोग्लोबिन लाल रंग का हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों ऐप में भी जुड़ सकते हैं क्योंकि ऐप में आपको ऐसी सुविधा की गई है जिसमें से ई बुक आप मार्केट से लेने जाते हैं तो आपको 250-300 रुपए खर्च करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट सिलेबस आपका होगा। और इसी के साथ साथ देखा जाए ऑब्जेक्टिव भी है, थ्योरी भी है, वन लाइनर भी है, 40 मॉडल पेपर है, टेस्ट सीरीज आपके ऑल एग्जाम के लिए जो आप लोग 400 रुपए में खरीदते हैं वो फ्री आपकी की गई, यानी कोर्स को परचेज करते हैं तो टेस्ट सीरीज ऑल एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका रेलवे का हो, चाहे आपके आरओ का हो, चाहे आपका लेखपाल का हो, वो टेस्ट सीरीज इसी में आपको फ्री कर दी गई, अनलिमिटेड है, जितना आप लगा सकते हैं उतना लगा सकते हैं, ये हमारे ऐप में सुविधा आपको की गई है। बाकी नोट्स हमारे एक नंबर 1 के होंगे, बेहतर होंगे, पेड एग्जाम के लिए बिल्कुल स्पेशल होंगे, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सर गाय के दूध में पीले होने का जो कारण होता है या किसके कारण पीलापन रहता है? सर जी आपको जवाब देना है, पहले का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए साथी फोकस करिएगा अपनी इस क्लास में, बातें क्लास के बाद में करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, सर गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? 1 को ऑप्शन देना है। चलिए वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हमने कहा सर गाय के दूध में पीला होने का कारण है, यानी देखा जाए तो उसमें आपका होता है केरोटीन। क्या होता है? केरोटीन होता है, यानी सर जी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी गाजर भी तो आपकी होती है एक पीली वाली, है ना, एक गाजर होती है के पीली वाली। सर जी आपके नाखून होते हैं, क्या होते हैं? नाखून जो आपके होते हैं, और जो आपके पीले पत्ते हो जाते हैं इनमें भी आपकी केरोटीन होती है। साथ ही हल्दी होता है उसमें भी आपका होता है, यानी देखा जाए तो सर जी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, साथ ही याद रखना है। गुड मॉर्निंग, वेलकम है, स्वागत है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे में, आपसे कह रहा है HIV की खोज की थी। चलिए HIV की जो खोज किया था वो किसने किया था? तो सर जी ये आपके हैं लुक मॉन्टेनियर। कौन है? लुक मॉन्टेनियर, यानी ऑप्शन सर जी आपका बी बनेगा। सर ये एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कौन? ये जो थे एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1983 में सर जी इन्होंने क्या किया था? इस वायरस की खोज किया था। यानी ये जो आपका है वो क्या है? तो आप कहेंगे सर ये एक वायरस HIV जो आपका है एक वायरस है। सर जी इनको 2000 में, सन 2008 में क्या हुआ? सन 2008 में इनको मेडिकल में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। यानी लुक मॉन्टेनियर को 2008 में क्या दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साथ ही याद रखना है। क्लियर हो गया? जितने पॉइंट बन सकते हैं हम आपके दिमाग में सब आपकी घुसेड़ने का प्रयास करेंगे, यानी आपके दिमाग में छपेंगे जरूर। सही है, क्वेश्चन आपका दिया है तीसरा और आपसे कह रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी 3 नंबर की अगर बात करते हैं तो पौधे जो होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन यानी
कि पेड़ जो होते हैं वो जल को लेते हैं, ग्रहण करते हैं और भाप के रूप में पत्तों के माध्यम से, आपके तनों के माध्यम से बाहर निकालते हैं। सर इसका अगर मापन किया जाए तो सर जी ये होता है पोटोमीटर। क्या होता है सर? ये होता है पोटोमीटर होता है। यानी राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये जो पोटोमीटर आपका है ये वाष्पोषण के द्वारा पौधे के द्वारा अवशोषित पानी की मात्रा को मापता है, जो कि वाष्पोषण दर के समानुपाती होता है। तो साथ ही ऑप्शन आपका ए इसका राइट हो जाएगा। अगर हम बोले सर जी पैरोमीटर क्या होता है, तो ये ताप को मापने का एक यंत्र होता है जो अधिक ताप को मापता है। सर जी बैरोमीटर क्या होता है, तो आप कहेंगे बैरोमीटर यानी दाब के बारे में आपका होता है, ठीक है ना। और अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है सर जी आपके 4 नंबर में कि मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा होता है। चलो, मानव त्वचा में पाया जाने वाला जो वर्णक होता है वो आपका कौन होता है? यानी मनुष्य काला होता है, गोरा होता है, बड़ा प्यारा होता है, सुंदर होता है, लेकिन इसका कारण होता है सर उनके बॉडी में पाया जाता है मेलानिन। मेलानिन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, है ना, इसकी मात्रा जितना ज्यादा होगी यानी वो उतना ही ज्यादा काला होगा। यानी याद रखना कि मेलानिन की मात्रा ज्यादा होने पर व्यक्ति ज्यादा, जब मेलानिन की मात्रा होती है वो काला होता है, सांवला होता है। और मेलानिन की मात्रा जिसकी बॉडी में जितना ही कम होती है उतना ही ज्यादा गोरा होता है। अब आपकी बॉडी में ज्यादा हो तो आप वापस कर दीजिएगा, बाकी वैसे आपका ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना। तो अब याद रखना है कि सर जी मानव त्वचा में पाया जाना वर्णक होता है मेलानिन होता है, साथ ही याद रखना है। क्लियर है? ठीक है भैया, चलिए आप लोगों के लिए बॉडी में सही हो तो ठीक है। यहाँ पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 5 नंबर और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन बताना है कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। सर यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, काली है तो क्या हुआ, है ना। काली होने से कोई मतलब नहीं है, काला होने से कोई मतलब नहीं है, बस दिल अच्छा होना चाहिए, है ना। क्योंकि समय के अनुसार जो शरीर की खूबसूरती होती है वो तो कम हो ही जाती है, लेकिन अगर आपका नाम है, आपका दिल अच्छा है ना, आपका व्यवहार अच्छा है तो दुनिया याद करती है। सर यहाँ पर देखा जाए तो डायलिसिस का जो आविष्कार है वो किसने किया था। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए 5 नंबर है। 5 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जी ये कोल्फ है। कौन है? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर डायलिसिस मशीन का आविष्कार कोल्फ ने किया था। ये डायलिसिस मशीन होती क्या है? ये डायलिसिस मशीन जो होती है वो आपका है क्या? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर याद रखिए डायलिसिस मशीन यानी जब किसी की किडनी खराब हो जाती है ना। क्या? जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो रक्त जो होता है ना, रक्त को शुद्ध नहीं कर पाती है ना, रक्त को शुद्ध नहीं कर पाती है। तो इसलिए क्या करना है, कृत्रिम तरीके से यहाँ पर डायलिसिस मशीन के माध्यम से रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। तो साथ ही इस प्रकार से ऑप्शन आपका क्या बनेगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। 6 नंबर की बात करते हैं कि कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो सर ये होते हैं गुणसूत्र। क्या होते हैं कि कोशिका विभाजन के समय जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यानी कि ये गुणसूत्र कोशिका के नाभिक के अंदर जाते हैं और विभाजन के दौरान अत्यधिक संघनित हो जाते हैं। तो सर जी इनको माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जा सकते हैं। यानी गुणसूत्रों को माइक्रोस्कोप के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और जो आपके गुणसूत्र होते हैं उसी में जीन चिपके होते हैं। यानी ये जीन क्या होते हैं, आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। यानी आपने देखा होगा घर में आपकी जो पिताजी हैं और पिताजी में आप देखिए समानता में यहाँ पर नाक जो होती है लगभग आपकी कॉमन होती है। यानी गुणसूत्र में जो जीन चिपके होते हैं वो आनुवांशिक लक्षण को दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 7 और आपसे कह रहा है कि जराविक सेवन क्या है। जराविक सेवन जो आपका है सर ये आपका है क्या। तो आप कहेंगे सर 7 नंबर दिया है तो आप कहेंगे 7 का ऑप्शन हो जाएगा कृत्रिम हृदय है। यानी सर जी जराविक सेवन जो आपका है ये एक कृत्रिम हृदय है। यानी सर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। राम राम भैया, राम राम। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 8 में आते हैं और आपसे कह रहा है कि विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपका मन खुश हो जाए तो आप सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो जय हिंद लिखकर आप इस चैनल के यहाँ पर कह सकते हैं इस परिवार के सदस्य बन सकते हैं। सर यहाँ पर देखा जाए विश्व वन्य जीव कोष की जो स्थापना है वो किसने किया था। तो यहाँ पर जवाब आ गया है 8 नंबर में। तो 8 का जो ऑप्शन बनेगा सर वो आपको हो जाएगा कौन, ए नंबर है। ये 1867 में है सर। 1867 में विश्व वन्य जीव कोष, जिसको शॉर्टकट में हम लोग WWF कहते हैं। सर यहाँ पर देखा जाए इसकी स्थापना जो आपकी है वो आपकी क्या है, तो आपकी 1967 इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर कभी कभी आपको 61 मिल जाता है, यानी औपचारिक रूप से आपके है तो आपका 1961 मिल जाए तो आप 1961 लगा देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2 बार एग्जाम में पूछा गया, अलग अलग पूछ लिया गया है, एक औपचारिक तरीके से और एक आपका कार्य करना शुरू किया था। सर यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है। चलिए बताना है, आपसे कह रहा है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है। चलो
डबल रोटी सभी लोग खाए होंगे, है ना। और डबल रोटी जो खाते तो बड़े अच्छे से हैं, लेकिन अगर बनते हुए देख लिया जाए तो बड़ा थोड़ा दिक्कत होती है। वैसे जितना बोला जाता है बाहर उतना होता नहीं है, कितना ज्यादा खराब तरीके से बनाया जाए ऐसा है नहीं है। जो लोग थोड़ा सा प्रोडक्शन करते हैं, है ना, आसपास के क्षेत्र को देने के लिए, वो अपना कई भी तरीके से करते हैं, लेकिन जब मशीनों के माध्यम से होता है तो सफाई बहुत अच्छे तरीके से होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आटा होता है, आप देखते हैं कि सुबह का आटा शाम तक खराब हो जाता है, लेकिन भैया वो कंपनी में वो आटे को 2 दिन सड़ाते हैं, सड़ाने के बाद उसको स्पंजी लाने के लिए करते हैं। तो सर जी ये कवक जो आपका है 9 नंबर में, और राइट क्या हो जाएगा, तो सर जी इसका नाम है ऑप्शन डी, इसे बोलते हैं साइकोरोमाइजिन। क्या बोलते हैं, साइकोरोमाइजिन जो आपका है, इस कवक का प्रयोग करते हैं, जिससे डबल रोटी क्या होती है, बिल्कुल स्पंजी हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सर जी डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 10 नंबर और आपसे कह रहा है एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है। यानी किसी को एचआईवी अगर हो जाता है, एड्स रोग हो जाता है, तो सर्वाधिक नष्ट करता है, वो क्या नष्ट करता है। तो साथ ही याद रखना, ये जो आपकी बॉडी में टी कोशिकाएं होती हैं, कौन सी, तो यहाँ पर आपकी जो टी कोशिकाएं होती हैं, इनको नष्ट कर देता है। साथ ही यहाँ पर जो आंसर है वो आपका आंसर सी इसका राइट हो जाएगा। साथ ही याद रखना है, यहाँ पर आगे बढ़िए, मतलब आपकी बॉडी में जो लड़ने वाली क्षमता होती है, वो क्षमता क्या करती है, वो क्या कर देती है, क्षमता कम कर देती है। ठीक है, क्या कम हो गया का क्वेश्चन 9 नंबर है, तो ये डबल रोटी वाला 9 नंबर गया का, 9 नंबर ये है। आइएगा अगले क्वेश्चन 9 नंबर कानपुर क्रॉसिंग भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और आपसे कह रहा है कि दोहरा निषेचन होता है। तो सर जी जो दोहरा निषेचन होता है वो किसमें होता है, तो ये होता है आवृत बीजी पौधों में होता है। यानी दोहरा निषेचन जिसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सर जी ये पुष्पों में जो एजियोस्पर्म होता है उसमें होता है, विशेष प्रकार का निषेचन है। यानी कि जो आपका आंसर वो आपका बी हो जाएगा, आवृत बीजी पौधों में आपका होता है। यानी आपका जो आंसर है सर जी वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 12 नंबर और आपसे कह रहा है कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। चलिए साथी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जीव द्रव्य की जो खोज किया था वो किसने किया था। तो याद रखिए, जीव द्रव्य की खोज किया था किसने, यहाँ पर इनका नाम है डुजार्डिन। क्या नाम है, डुजार्डिन। यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इन्होंने किया था 1835 में सर, कब है, 1835 में किया था, और इन्होंने इसे सरकोड नाम दिया था। यानी जीव द्रव्य को इन्होंने एक नाम दिया था, इस नाम का है सरकोड। क्या नाम है, सरकोड इनका नाम दिया था, याद रखना है। बाद में एक आए थे पुरकिंजे, है ना, बाद में आए थे पुरकिंजे, इन्होंने याद रखिए इन्होंने क्या किया, 1839 में इसका जो नाम दे दिया वो दे दिया था जीव द्रव्य। क्या दे दिया था, जीव द्रव्य नाम दे दिया था। जीव द्रव्य जो आपके थे कौन है, तो आपके पुरकिंजे। कौन है, तो आपके पुरकिंजे। यानी जैसा पूछा जाए वैसे आपको कहना है। सबसे पहले पुरकिंजे ने 1839 में दिया था, लेकिन भैया यहाँ पर 1835 में सरकोड सबसे पहले जो नाम दिया गया था, सरकोड दिया गया था। बाद में जीव द्रव्य जो नाम दिया गया वो 1800 क्या हुआ भाई 35 और 39, 35 ये है और 39 यहाँ बाद में इसका जो द्रव्य दिया गया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, सर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है 13 नंबर और आपसे कह रहा है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, मलेरिया दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, साथ ही हर साल मनाते हैं आपके 25 अप्रैल को। कब मनाते हैं, तो हर साल मनाते हैं 25 अप्रैल को मनाते हैं। और इसकी शुरुआत जो आपकी हुई थी, यानी मलेरिया दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी, आपकी स्टार्टिंग हुई थी इस दिवस को मनाने की, वो आपकी हुई थी 2007 में। और 2007 में WHO हेल्थ मतलब आपका हो गया स्वास्थ्य, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरुआत की गई थी आपकी दुनिया भर में। याद रखिए 2007 से स्टार्टिंग हुआ, यानी 25 अप्रैल को मनाते हैं। साथ ही अगला पॉइंट आपसे दिया गया 14 में और आपसे कह रहा है भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। यानी कि भोजपत्र जो आपका है ना, भोजपत्र लिखने वाला, पहले लोग इसका प्रयोग लिखने में करते थे, कहीं कहीं आज भी करते हैं। सर ये जो भोजपत्र आपका है ना, ये जो प्राप्त किया जाता है वो किससे करते हैं, तो साथ ही याद रखना है ये एक पौधा होता है जिसको बिर्च कहते हैं। क्या कहते हैं, बिर्च कहते हैं, या इसी को हम बोलते हैं भुर्ज। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भुर्ज वृक्ष भी कहा जाता है। जो भी आपसे मिल जाए, है ना, जो भी मिल जाए, भुर्ज वृक्ष मिलेगा या तो आपका बिर्च आपको बनेगा, तो इसकी छाल से होता है। इसे हिमालयन बर्च भी कहते हैं। क्या, इसी को हिमालयन, क्योंकि हिमालय में आपको मिलेगा, हिमालयन बर्च भी इसे कहा जाता है। साथ ही हिमालयन बर्च भी इसका कहा जाता है। यानी कि इस छाल का उपयोग प्राचीन काल से ही लिखने में किया जा रहा है। सफेद रंग की होती है, कागज की पतली जैसे निकलती है। तो सर जी आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 15 नंबर में म्यूटेशनवाद के जनक आपके कौन है। सर म्यूटेशनवाद के जो जनक वाक्य हैं कौन, यानी 15 की बात करते हैं। म्यूटेशनवाद को हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं सर जी, क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे सर हिंदी में इसको बोलते हैं उत्परिवर्तन कहा जाता है। यानी उत्परिवर्तन जो आपका शब्द है उसी को इंग्लिश में कहा गया है म्यूटेशनवाद। यानी जो आपके थे ह्यूगो डी ब्रीच थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है। ह्यूगो डी ब्रीच जो आपके हैं, इन्होंने वनस्पति और आनुवांशिक विज्ञान थे, तो इन्होंने इसकी शुरुआत किया था। यानी सर ये ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा।
जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपकी 16 नंबर में और आपसे कह रहा है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, यानी 16 नंबर आपसे दिया गया है और 16 का ऑप्शन में से क्या बन सकता है। तो सर इनका नाम जो आपका है स्टीफन हेल्स, क्या नाम है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जो पिता कहा जाता है वो स्टीफन हेल्स को कहा जाता है, यानी आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा बी। और ये एक अंग्रेज पादरी वैज्ञानिक थे, यानी इसका आंसर आपका सर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है 17 में और आपसे कह रहा है कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, यानी आपकी बॉडी में जो हड्डियां होती हैं हड्डियों में भी प्रोटीन होता है। भैया जो प्रोटीन खाओगे तो हड्डियों में तो जाएगा कि नहीं जाएगा, और प्रोटीन नहीं होगी तो हड्डी तो कमजोर हो ही जाएगी। यानी अस्थि में जो आपका प्रोटीन पाया जाता है वो आपका प्रोटीन क्या है यहाँ पर बताना है। तो सर जी केसीन मत लगा देना, केसीन होता है दूध में, अस्थि में जो होता है वो होता है ओसीन। क्या होता है, ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो प्रोटीन हड्डियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर जी याद रखना है, हड्डियों में सजी आपका एक होता है कोलेजन, क्या होता है, आसीन के साथ साथ एक होता है कोलेजन। अगर आपको मिले कोलेजन तो आपको कोलेजन भी आपको बताना है कि आपके बॉडी में पाया जाता है। आगे अगला दिया है, वेलकम है, स्वागत है। अगला दिया गया है कि सर कवक विज्ञान के जनक कौन है। हाँ, अंडे मेल विमिन मिल जाएगा। हमने कहा सर जी कवक विज्ञान के जनक कौन है, तो 18 का ऑप्शन दे दीजिएगा जल्दी से। कवक विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, यहाँ पर 18 नंबर है, 18 का ऑप्शन सही हो जाएगा माइकेली। क्या हो जाएगा, माइकेली, कवक विज्ञान के माइकेली हो जाएंगे। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी बताना है कि चने के द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या है। यानी चना का जो दाना होता है बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन जब पानी में डाल दोगे तो चना थोड़ा बड़ा हो जाता है। यानी पानी को क्या कर लेता है, पानी को जो करता है वो क्या करता है, तो साथ याद रखिए इसका अंतःपराशण कर लेता है। यानी चना जो होता है पानी को अवशोषण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंतःपराशण। क्या बोलते हैं, अंतःपराशण कहते हैं। साथ ही ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, साथ ही याद रखना है, ठीक है ना। और साइंस की क्लास अच्छी लगेगी, लेकिन आपकी इस समय आपकी पादप से रिलेटेड आपके क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे हैं, पेड़ों से ज्यादा क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं, है ना। इस वजह से आपको है अभी आपके ह्यूमन बॉडी के क्वेश्चन आएंगे तो अच्छा लगेगा। सर जी यहाँ पर शुगर बेबी किसकी प्रजाति है, तो चलिए बताइएगा कि शुगर बेबी किसकी प्रजाति है। तो 20 नंबर की बात करते हैं, कहेंगे सर जी शुगर बेबी सर जी तरबूजा की है। तरबूज जानते हैं ना, तरबूज की एक किस्म है, यानी एक छोटा सा गोल सा होता है, छिलका गहरा हरा होता है ना, और बीच में बिल्कुल लाल लाल होता है, वही होता है तरबूज, इसको बोलते हैं शुगर बेबी। सर जी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 21 में और आपसे कह रहा है कि अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है। यानी अम्ल वर्षा जो आपकी होती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो सर जी सल्फ्यूरिक अम्ल तो होगा ही होगा सर जी, और क्या होता है उसमें, आपका नाइट्रिक अम्ल भी होता है। यानी देखा जाए तो आपका जो आंसर दिया गया है 21 में वो राइट आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, आपका पहला ऑप्शन होगा। यानी आपका आंसर यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, क्लियर है, तो इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। यानी वायुमंडल में देखा जाए तो आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब जल के साथ प्रक्रिया करते हैं तो ये आपका बन जाता है। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है 22 में और आपसे कह रहा है कि अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। यानी अगर आप सूर्य की गर्मी में ज्यादा रहते हो, अगर आप विकिरण के सामने ज्यादा रहते हो तो सर आपको एक बीमारी हो सकती है, और ये बीमारी आपकी हो सकती है, इसको कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, कैंसर कहते हैं। वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर हमने कहा सर गुड आफ्टरनून, कह रहे हैं सर अधिक विकिरण, यानी अगर अधिक विकिरण के संपर्क में रहते हो तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी में कई समस्या होती हैं, जैसे त्वचा कैंसर आपका हो जाता है, विकिरण बीमारी होता है, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। यानी राइट आंसर आपका सर जी कैंसर ही हो जाएगा। यानी अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन आपका 23 है, कह रहा है चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। देखिए किसी किसी को चर्म रोग हो जाता है, और जब सर जी चर्म रोग हो जाता है ना तो विटामिन B6 जो आपका है, विटामिन B6 जो आपका दिया है इसकी वजह से चर्म रोग होता है। यानी ऑप्शन आपका सर जी आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि कौन सी बीमारी है जो प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है। यानी या तो प्रदूषण के कारण हो जाएगी या तो प्रदूषण से बढ़ भी सकती है। यानी देखा जाए तो आपकी 24 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका होगा क्या। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो एक रोग होता है ब्रोंकाइटिस रोग। क्या होता है, ब्रोंकाइटिस होता है। यानी ब्रोंकाइटिस मतलब होता है जो आपके प्यारे प्यारे फेफड़े होते हैं, ये जो आपके प्यारे प्यारे आपके क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, इनमें भैया सांस की समस्या आने लगती है। इनमें सांस की समस्या क्या होती है, आने लगती है। और ये जो सांस की समस्या आपकी होती है ना वो ब्रोंकाइटिस होता है। यानी देखा जाए अस्थमा जिसे बोल देते हैं, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, है नहीं, हृदय रोग हो गया, स्ट्रोक हो गया, फेफड़ों का कैंसर हो गया, ये सब बीमारी आपकी देखा जाए तो आपकी इसी से होती है, प्रदूषण से होती है। तो इसका जो ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 25 नंबर में, कह रहा है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए एक नाम सुने होंगे जर्सी गाय। जर्सी गाय है, जर्सी गाय आपकी हालैंड में पाई जाती है।
और सर जी वो जो जर्सी गाय हाईलैंड में पाई जाती है इतना ज्यादा दूध देती है कि उसके दूध को निकालने के लिए एक आम मनुष्य दूध नहीं निकाल पाएगा पूरा, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर मशीनों का प्रयोग करते हैं। तो सर वहां के जो आपके किसान है उनके वीर को भारत में अगर लाया जाता है निषेचन के लिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए, तो इसको किसमें लाते होंगे या किसमें रखते होंगे? तो सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 25 नंबर है 25 को ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। आपके गांव में जो गांव लोग में है, गांव में देखेंगे इस समय आपकी जो भैंस होती है उनको बड़ी समस्या होती है ना, वो जो अपने ऑटोमेटिक नहीं होती है, उनको दवा के माध्यम से ही हो पाती हैं। तो डॉक्टर जो आते हैं, डॉक्टर को बुलवाते हैं, वो यही प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा द्रव नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 26 नंबर और आपसे कह रहा है कि कौन सा रोग है जीवाणु के कारण होता है। चलिए कौन सा रोग है जो सर जीवाणु के कारण होता है, यानी 26 की बात करते हैं तो 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर 26 का ऑप्शन देखा जाए जीवाणु, यानी ये सर जी टीबी होती है, याद रखना है। टीबी जो आपकी हो गई सर जी, निमोनिया हो गया, आपका टाइफाइड हो गया, टेटनेस हो गया, ये विभिन्न बीमारियां बैक्टीरिया से ही होती हैं। सर इसमें देखा जाए तो आपकी जो आपकी टीबी है, ये टीबी की बात करती है जीवाणु से होता है। ट्यूबरकुलोसिस नामक जो आपका जीवाणु होता है उसके माध्यम से ये फैलता है, याद रखिए जो आपकी टीबी होती है, याद रखना क्या है? कह रहे सर समसूत्री विभाजन होता है। चलिए सर जी ये बताना है समसूत्री विभाजन होता है। सर 27 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर होगा क्या? चलो सर जी यहाँ पर देना है समसूत्री विभाजन जो आपका होता है वो किसमें होता है? तो सर ये जो जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन जो होता है वो जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है, यानी सर जी ऑप्शन आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। यानी कि जिसमें एक कोशिका दो समान संतादित कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यानी आप देखते होंगे एक पेड़ पौधा होता है ना, एक पौधा होती है, उसकी कई जड़ें भी आपकी हो सकती है, उसकी कई शाखाएं हो सकती हैं, यानी जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 28 में सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। चलो भैया सरीसृप वर्ग का जो अध्ययन है कहलाता है सर जिसको बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी, यानी सर जी ऑप्शन आपका बी नंबर है इसका हर्पेटोलॉजी हो जाएगा। जैसे आपका सांप है, छिपकली है, कछुआ भी है, इसमें आ जाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं सर जी। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 29 नंबर में, कह रहा है सर जी बताना है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है। यानी आपके लीवर में एक विटामिन होता है जो भविष्य के लिए भंडारित होता है। सर यहाँ पर देखा जाए 29 नंबर में तो ऑप्शन क्या बन सकता है? तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं इनमें से। तो सर जी यहाँ पर दिया है विटामिन सी, तो विटामिन सी आप हटा सकते हैं। सर जी विटामिन ए जो आपका दिया है इनमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन है? विटामिन ए हो जाएगा। हालांकि विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है, विटामिन ई भी होता है और विटामिन B12 भी होता है, याद रखना है। तो सर जी यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार लेकर चलना है जो ज्यादा आपका रहता है। तो सर जी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 30 नंबर में, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? चलो साथी सबसे कम जल की आवश्यकता जो आपकी होती है सर वो किसकी होती है? तो याद रखना सबसे कम जल सेब, केला, खजूर और आम। बताओ यहाँ पर 30 नंबर है और 30 नंबर की आप बात करते हैं तो सर जी याद रखना है जो खजूर होते हैं ना ये रेगिस्तान में भी आपके उगाते हैं। यानी आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी खजूर जो आपका है इसको जल की आवश्यकता सबसे कम होती है, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील होता है। चलिए आज तो पार्टी मिलने वाली है इस क्लास के बाद में। चलिए 31 नंबर दिया है और 31 में दिया है कि कौन सा प्रोटीन है जो जल में घुलनशील है, यानी सर 31 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये होता है एल्ब्यूमिन। कौन होता है? एल्ब्यूमिन होता है। ये प्रोटीन जल में सर जी क्या हो जाता है? घुल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सर जी क्या होगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। जैसे कि आपका एल्ब्यूमिन मतलब अंडा होता है, अंडे को पानी में डाल दोगे धीरे धीरे घुल जाएगा, उसमें क्या है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? हाँ यहाँ पर दिया है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान करते हैं? तो सर जी पूरी आंख नहीं दे देते हैं, आंख में जो कार्निया होता है काला काला वाला वही करते हैं सर जी। कार्निया यानी आंख का जो पारदर्शी सामने का हिस्सा होता है जो प्रकाश को आंख में प्रवेश करने और उसे देखने में मदद करता है। पूरी आंख नहीं देते हैं, सिर्फ कार्निया का ही दान होता है, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, कार्निया आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए कह रहा है सर जी कोबाल्ट जो पाते हैं वो किसमें पाते हैं बता सकते हैं? आसान तरीके से बता सकते हैं। आप कहेंगे सर जरूर बताएंगे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कोबाल्ट जो आपका दिया गया है वो सर आपका पाया जाता है किसमें? तो विटामिन B12 जिसको ऑप्शन आ रहा है, यानी डी नंबर जितने लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। कोबाल्ट जो कि परमाणुक होता है। सर यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है आपका 34 और आपसे कह रहा है कि हृदय की गति जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है। यानी आपके हृदय की जो गति है धक 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 है ना, ये धक धक नहीं करता है, आपका जो दिल करता है वो बोलता है लब डब लब डब लब डब बोलता है, ठीक है ना। आपका जो दिल है ना वो दिल जैसा ही है,
यानी जो आपका दिल है वो बोलता है लब डब, ठीक है। धक धक नहीं बोलता, कह रहे हमारी सुन लो, धक 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 धक, वो धक धक नहीं होता है। आपका जो दिल होता है बोलता है लब डब। अगर ये रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये जो शब्द है वो पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी में कि भैया जो आपके हृदय की गति होती है, हृदय की जो बोलता है उसकी आवाज कैसी होती है, तो उसकी जो आवाज है वो आपकी कैसी है, लब डब, ये आवाज है, याद रखना है, ठीक है। सर जी यहाँ पर दिया हृदय की गति की जांच जो की जाती है वो किससे की जाती है, तो 34 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कार्डियोग्राम, जो आपका है कौन है इनमें, जो आपका कार्डियोग्राम है, कार्डियो या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कह देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ईसीजी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कहते हैं ना सर ईसीजी की जांच गई है, ईसीजी जो जांच होती है ना, और इसको हृदय गति मीटर यानी हार्ट मीटर भी आपको कहते हैं। सर अगले पॉइंट में आते हैं, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कपास किससे प्राप्त होता है, कपास प्राप्त होता है, कपास का पौधा देखे हो कि नहीं देखे हो, देखो हाँ ये सब मोह माया है। चलो याद दिया है कपास जो आपका होता है, साथ ही याद रखना है कपास जो प्राप्त होता है ना वो प्राप्त होता है किससे, बीज से प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सर जी बी हो जाएगा। कुल मिला के जब कपास का पौधा आपने नहीं देखा है, अगर देखा होता तो देखे जैसे ये कली निकलती है, जैसे कली निकलेगी ना तो इसमें क्या होगा, एक पूरा प्रकार से ऐसे निकलेगा, इसके बाद जब ये ओपन होगा तो इसमें क्या होते हैं, सफेद सफेद होते हैं, उससे निकाल लेते हैं और देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, ये बीज से प्राप्त होते हैं। जैसे आपकी कॉफी होती है, जैसे सर जी आपकी कॉफी होती है ये बीज से प्राप्त होती है, बीजों से प्राप्त होती है, वैसे आपकी कपास भी होती है, याद रखना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 36 नंबर में, कह रहा है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। देखा है तो बहुत ही अच्छा है, हमको फड़फड़ाने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं। अगर आपने देखा है पौधे को तो हमको फड़फड़ाने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए होंगे हम काहे को फड़फड़ाएं। सर जी यहाँ पर दिया है शुक्राणु का निर्माण जो होता है कहाँ होता है, तो सर जी 36 नंबर दिया है, 36 की बात करते हैं तो आप आंसर हो जाएगा वृषण में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखेगा, यानी पुरुष प्रजनन प्रणाली का जो आपका हिस्सा होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सर जी फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। हर दिन लाखों शुक्राणु जो आपके हैं वो बनते हैं, यानी आपका आंसर आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर जी अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है सर जी बताना है 37 में दिया गया है कि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, यानी सबसे छोटी अगर आपसे पूछे कि बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती क्या है, आपकी बॉडी जो बनी है वो आपकी किससे बनी है, तो सर ये 37 को ऑप्शन आप लोग क्या देंगे, केंद्रक है, कोशिका है, जीव द्रव्य कला है, माइक्रोकांडिया है। तो सर जी आपको बता दें अगर आपकी बॉडी में कहीं पर अगर कोई काट लेता है, यानी आपके बॉडी का कहीं का अगर मांस निकालना पड़े तो वहां का मांस में सर्जरी करना पड़े तो दूसरी जगह का मांस आपके बॉडी में लगा देते हैं, यानी जांघ से निकाल लेते हैं और इसके बाद आपकी बॉडी में जहां लगाना होता है लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो आपके ही होते हैं, इस वजह से। तो भैया ये कोशिका होती है, इन्हीं से मिलकर आपका शरीर बनता है धीरे धीरे करके, है ना। तो सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका होती है, यहाँ पर जो सेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है अंडे से किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, अब बताइएगा कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। चलो 38 को ऑप्शन देना है कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। साथ ही हमने आपको बताया था कि जिम करने वाले जो बच्चे होते हैं ना वो प्रोटीन की वजह से अंडे वो खाते हैं, है ना। तो अंडे जो आपके हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप किस में मिलेगा, यहाँ पर दिया है योक दिया है, यहाँ पर सिल दिया है, एल्ब्यूमिन दिया है और इनमें से कोई नहीं दिया है। तो सर जी आपका आंसर क्या होगा, तो हमने कहा सर जी ये दिया है एल्ब्यूमिन, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो आपका है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है सफेद भाग में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। अगर ऐसे लिखा होता है सफेद भाग तो आप सफेद भाग आपको लगाना था, याद रखना है। यानी जो अंडा तोड़ा जाता है, जब अंडा आप तोड़ते हैं तो उसके बाहर जो भरा होता है सफेद वाला मटेरियल, सफेद वाला, बीच वाला नहीं, बीच वाला मटेरियल नहीं, सफेद वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन, बीच वाले को नहीं बोलते हैं। याद रखना ये जो आपका लिक्विड वाला इधर तैरता रहता है बाहर, है ना, और जब निकालते हैं तो सफेद वाला जो निकलता है वही होता है। जब उबालते हैं ना तो उबालते हैं तो सफेद निकलता है, यानी जो सफेद वाला होता है वो आपका एल्ब्यूमिन होता है। बीच वाले मत लगा देना, बीच वाला होता है योल्क होता है, योल्क मतलब अंडे का पीला भाग होता है, तो योल्क नहीं लगाना है सर जी, समझ लीजिएगा, पीला वाला नहीं होता है। अब ऐसा समझिएगा, हम कहें दुनियादारी छोड़िए, जो जिम वाले बच्चे जाते हैं ना, जिम वाले जो बच्चे होते हैं ना वो अंडे का बीच वाला भाग हटा देते हैं, वो नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रोटीन जो होती है वो सफेद वाले भाग में होती है, और अगर बीच वाले भाग को खाएंगे तो ये फैट हो जाएगा, और अगर फैट का प्रयोग करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं होता है। इसलिए जिम वाले लड़के होते हैं योल्क को हटा देते हैं, यानी बीच वाले पीले भाग को हटा देते हैं, क्योंकि होता है विटामिन लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है। तो सर जी आपका आंसर सी हो जाएगा, जिम वाले बच्चे समझ गए होंगे, बाकी अब समझने वाले थोड़ा और प्रयास करिएगा। 39 नंबर कह रहा है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। बहुत अच्छी बात है, डेली जिम करना चाहिए, वैसे जिम ना करके योगा भी किया जाए तो भी अच्छी बात है। चलो यहाँ पर कहा मनुष्य के जीवन में दांत निकलते हैं कितने बार।
अब भैया कोई लखनऊ में रहता है, कोई कानपुर में रहता है, कोई शहर में रहता है, तो उनके यहाँ जिम मिल जाता है, लेकिन बेचारे गांव के लोग क्या करें, उनको तो भैया नसीब नहीं होता। खेतवा में इतना मेहनत कर लेते हैं, इतना मेहनत खेतवा में कर लेते हैं कि उनका जरूरत ही नहीं है जिम का। देखो दिया मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं, तो सर जी 39 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके 20 दांत जो होते हैं, 20 दांत ये 2 बार निकलते हैं, जिनको हम लोग दूध का दांत कहते हैं। क्या इन्हीं को हम लोग दूध के दांत कहा जाता है, साथ ही याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और हमने कहा सर जी 40 नंबर आपका दिया गया है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। चलिए देसी देसी ना बोला कर, है ना। यहाँ पर दिया है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश किस अंग में होता है, तो आप कहेंगे सर ये आपकी छोटी आंत है, यानी छोटी आंत जो आपकी है इसमें सबसे ज्यादा पाचन होता है। और सर जी आप लोग जो खाते हैं और जो भी खाते हैं, चाहे आप सेब खाते हो, चाहे दाल खाते हो, चाहे बर्गर पिज्जा खाते हो, वो सब जाता पेट में है और छोटी आंत में, और यहीं से इसके अंदर जो भी तत्व मिलते हैं, अच्छाइयां बुराइयां, यानी खाने के अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं वो सब यहीं सोख लेता है और आपकी बॉडी में वो पहुंचा देता है। तो सर जी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी आपको बताना है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ से बदल जाते हैं। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ा दें क्या। चलो पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, साथ ही याद रखना है जो आपका प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन जो आपको बदलता है सर जी किसमें, तो आपके एमिनो अम्ल में बदल जाता है। किसमें, एमिनो अम्ल में बदल जाता है, साथ ही याद रखना है, क्योंकि पाचन क्रिया एक बहुपाचकी प्रक्रिया है, पेट और आंत में होती है। तो सर जी ये आपका एमिनो अम्ल होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो पचाने में कार्य करते हैं। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, यानी आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है। सर जी 42 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये होता है माल्टोज। क्या होता है, माल्टोज होता है, यानी माल्टोज की बात करते हैं। एक बार रुक जाइएगा, क्वेश्चन नंबर इस पे से थोड़ा सा एक मिनट रुकिए, हल्ला नहीं। कह रहा है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम जो बचता है वो क्या बचता है, ग्लूकोज हो जाएगा, गैलेक्टोज हो जाएगा, या माल्टोज हो सकता है, या ऑप्शन आपका आइसोमाल्टोज हो सकता है। दोनों में से आपका क्या हो सकता है, स्टार्च के पाचन में अंतिम जो आपको मिलेगा वो सर जी क्या होता है, ग्लूकोज निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए, ग्लूकोज निकलना चाहिए। सर जी यहाँ पर जो आंसर आपका होगा वो सर जी ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। हालांकि माल्टोज भी होता है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होता है जितनी मात्रा में ग्लूकोज होता है, क्योंकि एनर्जी देता है, और एनर्जी देता है तो सर जी ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। इसको तो भैया कहीं देखना पड़ेगा। माल्टोज है और इसके बाद आपका ग्लूकोज भी दिया गया है, और आपसे दिया है भोजन का पाचन, और भोजन का पाचन दिया गया है, इसका मतलब माल्टोज सही है, कोई दिक्कत नहीं है, माल्टोज ही होगा। देखिए भैया इस क्वेश्चन में से देखो रुकना पड़ा है, और रुकना पड़ा है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा पूरा क्लियर किया गया। याद रखिए इसका आंसर आपका माल्टोज ही होगा। यानी आहार नाल में जो स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है वो सर जी होता है माल्टोज, यानी ऑप्शन आपका सी ही इसका आंसर राइट हो जाएगा। यानी ग्लूकोज जब आपका होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, कोई जूस पीते हैं या कोई ऐसा खाने से या आपके ऐसी चीजों को खाने से तुरंत एनर्जी होती है, वो ग्लूकोज में होता है। लेकिन जब ऐसा हम भोजन करते हैं, जब वो पाचन क्रिया करता है, वो पाचन में अंतिम आपका होता है वो माल्टोज होता है। तो सर जी ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया है, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यानी जो आपका पित्त रस निकलता है वो किससे निकलता है। तो सर ये पित्त रस निकलता है किससे, तो यहाँ पर कहेंगे सर ये यकृत से निकलता है। किससे, तो आपकी यकृत से निकलता है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। और जाता कहां पर है, तो आपके पित्ताशय में आपके कलेक्ट हो जाता है, पित्ताशय में जाकर क्या होता है, इकट्ठा होता है। सर अगला है पित्त जो आपका जमा होता है किसमें, तो आप कहेंगे सर ये पित्ताशय में आपका होता है। और जब कभी किसी के पथरी हो जाती है, गॉल ब्लेडर मानी पित्ताशय में, तो पूरा का पूरा पित्ताशय निकाल दिया जाता है, याद रखना है। नहीं निकालेंगे दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इसलिए पित्ताशय को निकाल दिया जाता है। सर अगला है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो हमने कहा था रक्त को शुद्ध करना है तो किडनी आपकी, इसीलिए आपकी होती है किडनी। किडनी किडनी खराब हो गई सर जी, किडनी यानी किडनी जो आपका है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सर अगला पॉइंट दिया गया है रक्त में लाल रंग किस कारण से होता है, तो आपके हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो सर जी ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सफेद रक्त का जो कण है यानी WBC का मुख्य कार्य क्या होता है। सर जी जो सफेद रक्त कणिकाएं होते हैं यानी जो WBC होता है, तो WBC का जो कार्य होता है सर जी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। यानी अगर आपकी बॉडी में WBC है यानी आपके रोगों से लड़ने की क्षमता है, लेकिन सर जी अगर आपको कैंसर संबंधी बीमारी हो गई तो ये आपके RBC ही कम होने लगते हैं, यानी रोग से लड़ने की क्षमता ही कम होने लगती है। यानी ऑप्शन सर जी आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है। रक्त समूह के खोजकर्ता पूछा है तो आगे रक्त समूह के जो खोजकर्ता है सर जी, यहाँ पर देखा जाए तो आपको बहुत बार बताया गया है, ये क्वेश्चन जो आपका है बहुत बार बताया गया है। आपका जो आंसर बनेगा सर क्या हो जाएगा, ये कार्डलैंडस्टीनर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सर जी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है RH फैक्टर का पता किसने लगाया था।
ये बताइए RH फैक्टर है, इसका जो पता लगाया था वो किसने लगाया था? तो RH फैक्टर लगाया था आरके कार्डलैंड स्टीनर थे और आरके वीनर थे, यानी ये दोनों साथी थे जिन्होंने RH फैक्टर का पता लगाया। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? तो सर 50 की अगर बात कर लेते हैं तो आपके सर जी ये जो आपका होता है ना, ये होता है प्रामस्तिष्क, यानी सर जी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रामस्तिष्क बोल देते हैं, या सर जी इसको और क्या नाम देते हैं, इसी को बोला जाता है सर जी सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोला जाता है, क्योंकि जो आपको मिलेगा एग्जाम में वो प्रामस्तिष्क हो सकता है मिले, हो सकता है सेरिब्रम मिले, यानी मस्तिष्क के जो सामने ऊपर का हिस्सा होता है ना, यही आपका होता है, याद रखना, दायां और बायां गोलार्ध में मिला के जो आप लोग सोचते हो, यानी सेरिब्रम मतलब हो गया जो सोचता हो, आप लोग जो सोचने की प्रक्रिया है, यानी सोचने की, याददाश्त की, भाषा की, स्वैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं वो सब नियंत्रित करता है, प्रामस्तिष्क करता है। इतनी बात दिमाग में रख लो, जो आप लोग पढ़ रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो आपकी याददाश्त होती है, वो सर जी अगर दिक्कत होती है तो सेरिब्रम में होती है। तो आपके सर जी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए सर जी अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? यानी सर जी मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? यानी सर ऑप्शन नंबर आपका इसका राइट क्या हो जाएगा? तो आपकी सर 31 जोड़ी होती हैं, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। इसका मतलब जो आपका बना होता है ना, ये रीढ़ की हड्डी जो आपकी होती है ऐसे बनी होती है, बनी होती कि नहीं बनी होती है? रीढ़ की हड्डी जो आपकी ऐसी बनी होती है ना, यानी इसमें जो आपकी खांचे आपके बने होते हैं सर जी, जो आपके खांचे आपके, मान लो अपनी भाषा में हम समझा के बताएंगे, हम साइंस की भाषा से कम समझाते हैं, अपनी भाषा से ज्यादा समझाते हैं। तो सर जी ये टेढ़ी टेढ़ी जो बनी होती है इसको खींचकर बराबर कर दो। अब इसके बाद इसकी गिनती कर लो, सर जी 31 जोड़ी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना? यानी ये जो आपकी होती है 8 गिरीवा, 12 वच्छी, 5 कीट, 5 क्रीट, और एक जो आपकी होती है एक अंकुरित आपकी होती, कुल मिला के 31 होती है। सर जी ऑप्शन आपका सी बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? चलिए भैया, सर्वप्रथम जीवों का जो वर्गीकरण है, वैज्ञानिक वर्गीकरण, वो किसने प्रस्तुत किया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। 52 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सर जीवों की बात किया है, और सबसे पहले जो किया था वो किसने किया था, इसका आंसर देना है। चलो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है, आपका आंसर इनमें से जो बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? जीवों का, सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? 52 का ऑप्शन देना है। जवाब यहाँ पर ए आ रहा है और जवाब यहाँ पर बी भी आ रहा है, यानी दोनों ही आपके अलग अलग आपके विचार इसमें आ रहे हैं, है ना? तो सर जी ये लीनियस थे, याद रखिए, इनसे पहले यानी अरस्तु से पहले एक लीनियस नामक वैज्ञानिक आए थे, लीनियस नहीं किया था। हालांकि गूगल में आप लोग देखेंगे तो आपको गूगल में पहला सर्च जो आपका अरस्तु आएगा, लेकिन सर्वप्रथम अगर लगा दिया है तो सर जी याद रखिए ये लीनियस आपका आंसर इनमें से राइट हो जाएगा, है ना? और ये जो आपके अरस्तु आए थे, इन्होंने पौधों में भी किया था और जीवों में भी किया था, यानी अरस्तु ने किया था पौधों में भी किया और साथ में जानवरों पर भी किया था। तो सर जी याद रखिए इसका ऑप्शन आपको ए नंबर आपको देना है, याद रखना है। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, आंसर आपको लीक हो गया है, कह रहा है स्पीसीज शब्द का प्रयोग किसने किया था? यानी सर 53 नंबर दिया है, 53 नंबर की बात करते हैं। स्पीसीज यानी प्रजाति होता है, इसका हिंदी होता है प्रजातियां, यानी जो प्रजाति शब्द है कि आपके जंतुओं की कितनी प्रजाति होती है। तो जो प्रजाति शब्द आपका आया है, इसका प्रयोग सबसे पहले जो किया था एक अंग्रेज के प्रकृतिवादी थे, जॉन रे। कौन थे? जॉन रे। ये डॉन नहीं है, जॉन द डॉन वाला नहीं है, याद रखिए प्रजाति है तो आप कहेंगे सर जॉन रे हैं, यानी आंसर आपका हो जाएगा बी। ऐसे याद रखने, प्रजातियों को जान लो रे, प्रजातियों को जान ले रो, यानी आपको स्पीसीज है, वैसे हिंदी कम मिलेगा, यही इंग्लिश शब्द मिलेगा। तो सर ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग जीवों के वर्गीकरण के लिए किया था, यानी उनके समानता के लिए किया था। सर जी ऑप्शन आपका बी जान रहे। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि काकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? यानी सर जी जो काकरोच होता है, जिसको हम बोलते हैं तिलचट्टा, ये किस समूह में आता है? इसको हम कौन से समूह में रखेंगे? तो हमने कहा था सर जी सबसे ज्यादा बड़ा समूह कौन है जिसमें कीट पतंगे आपको मिलते हैं, काकरोच मिलते हैं? तो सर ये आर्थ्रोपोडा संघ होता है, यानी आर्थ्रोपोडा संघ में ऐसे ही कीड़े मकोड़े आपको देखने को मिलेंगे जो इस समूह में रहते हैं, यानी सर जी ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर हो गया है? यानी सबसे बड़ा संघ अगर पूछे तो आर्थ्रोपोडा संघ ही आपको बताना है। यानी आर्थ्रोपोडा संघ की परिभाषा क्या होती है सर जी? इसमें ऐसे जीवों को रखा जाएगा, है ना, जिनका शरीर जो होता है कठोर होता है, बाह्य कंकोल होता है, पैर खंडित होते हैं, यानी कभी इनको पकड़ कर देखिए आप लोग, इसका ऊपर का कवर हटा दोगे हट जाएगा तब भी जिंदा रहेगा, इसके पैर तोड़ दोगे आराम से टूट जाएगा फिर भी आपका हो जाएगा। यानी ऐसे होते हैं जिनमें रक्त का जो संचरण होता है वो बाह्य होता है, याद रखना। इसका ऑप्शन सर जी आपका डी बनेगा। अगले पॉइंट में आते हैं, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन 55 में कि सर्वाधिक प्राचीन मोलस्का किसे माना जाता है? सर्वाधिक प्राचीन जो मोलस्का है वो आपका मानते हैं किसको? तो सर जी ये जो आपका है नियोप्लाइना, क्या नाम है? नियोप्लाइना इसका नाम है, यानी सर जी ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी ये काल्पनिक माना गया था, पहले इसको काल्पनिक माना गया था, बाद में इसमें देखा गया तो जो आपका द्विपक्षी आपका है, यानी शरीर के ऊपर कवच होता है और इसमें पेशी के बिना अंग भी आपकी शामिल होती है, इसमें पेशी नहीं होती है। तो सर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है?
बताओ सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहता है कौन सा, इनमें से जो आपका है सर जी उनमें से कौन बनेगा। देखो यहाँ पर आपका जो आंसर है, आप कहेंगे सर ये कछुआ जो आपका है ना, कहा जाता है कछुआ सर जी 300 वर्षों तक जी जाता है। 300 वर्षों तक जीने वाला ये आपका है जो आपका कछुआ है सर जी, याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक व्हेल है आपकी, कौन है, तो आपकी बेवहेड आपकी व्हेल होती है, वो व्हेल भी काफी समय तक आप जीती, लगभग 200 प्लस से आपकी ज्यादा रहती है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर्वाधिक छोटा स्तनधारी कौन सा है। तो सर जी बताइएगा कि यहाँ पर सर्वाधिक छोटा स्तनधारी कौन सा है। यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं सर ऑप्शन में से क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखो दिया गया है चमगादड़, क्या है यहाँ पर जो आपका दिया है चमगादड़। तो चमगादड़ जो आपका होता है स्तनधारी होता है और ये सबसे छोटा स्तनधारी है, साथ ही याद रख लेना है, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन है कि विषाणु को किसने सबसे पहले ये बतलाया कि ये सजीव नहीं है। चलो, यानी जो आपका वायरस है, वायरस को सबसे पहले जो किसने बताया था कि ये सजीव नहीं होते हैं। चलो यहाँ पर देखिए 58 नंबर है, 58 की अगर बात कर लेते हैं सर जी, इनका नाम है स्टेनली, क्या नाम है, इनका नाम है स्टेनली है। इन्होंने कहा वायरस जो आपके होते हैं ये आपके सजीव नहीं होते हैं, ये भैया बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे आपकी बॉडी में जाते हैं यानी किसी सजीव अंग में आपके संपर्क में आते हैं तो ये ऑटोमेटिक जिंदा हो जाते हैं, है ना। तो आपने कहा सर जी इसका आंसर आपका जो बनेगा वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्लियर है। सर ये आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखो अगला दिया गया क्वेश्चन आपसे दिया 59 में और आपसे कह रहा है कि सर कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है। चलो, कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव जो आपका है इनमें से कौन है। यानी कोशिका की संरचना के हिसाब से अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी सबसे छोटा जो आपका होगा 59 में वो आपका होगा क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो विषाणु दिया गया है और यहाँ पर आपका जीवाणु दिया है, तो सर जी आपका जो आंसर है आपका इनमें से क्या हो जाएगा, तो भैया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विषाणु को किसने सबसे पहले बताया कि ये सजीव आपके नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए सर जी कि यहाँ पर जो बताया कि ये सजीव नहीं होते तो आपके स्टेनली है, सर जी ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी कोशिकीय संरचना का सबसे छोटा जीव जो आपका होता है वो आपका जीवाणु होता है। यानी सर जी जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी जो आपका पढ़े होंगे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, क्या पढ़े हैं, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो पढ़े हैं तो वही होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये आपका जीवाणु होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखना है। अगर हम आपसे पूछे सर मनुष्य में, अगर पूछे मनुष्य में जो आपका होता है जो आपका कह सकते हैं स्पर्म होता है, ये सबसे आपका होता है छोटा अंडाणु होता है, ठीक है ना। तो सर जी इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी हो जाएगा। और अगर सबसे तंत्रिका पूछ ले तो तंत्रिका तंत्र होता है। सर अगला पॉइंट दिया है कि किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है। अरे यार तुम अभी भेजो चाहे बाद में भेजो, हमको इससे क्या लेना देना, किताब में जो लिखा है तो उसी को हम मान लेंगे क्या, तुम्हारी एक किताब से हम पढ़ा रहे हैं क्या, बताओ, क्या एक किताब से हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी एक किताब जो तुमने नोट्स बनाया उसी नोट्स के अकॉर्डिंग हम थोड़ा पढ़ाएंगे। जो एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया है उसको देखो, 4 टीचरों को पढ़ के देखो, पढ़ के तो देखो, अपनी बात थोड़ा झुलाओगे। आप यूट्यूब में देखिएगा, बड़े बड़े टीचरों को देखिएगा, फिर किताब देखिए 10 जगह, फिर 10 आप गूगल में 10 साइट चेक करिएगा, जब आप संतुष्ट हो जाओ तब आप करिएगा, ठीक है ना। अभी भेजने और बाद में भेजने कोई मतलब है नहीं, ठीक है भैया। देखो किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो ये सर जी आपका है कौन, तो आप कहेंगे सर ये साइकस है, कौन है सर जी, जो साइकस है ये जो है इससे साबूदाना बनाते हैं। यानी शकरकंद देखे हैं आप लोग, शकरकंद देखे हैं ना, तो सर जी जो शकरकंद आपका होता है ना शकरकंद, तो शकरकंद के जैसा ही होता है, वैसे बिल्कुल दिखता है लेकिन थोड़ा सा ये भारी होता है, बड़ा होता है। तो सर ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं। चलिए हमने कहा सर बर्फ पर पाए जाने शैवाल क्या होते हैं। आपने देखो बर्फ जो होती है ना सफेद होती है, लेकिन कभी दुकान में जाना जहां पर बर्फ बेच रहे होते हैं तो उसमें देखना कि बर्फ के किनारे कभी काला काला दिखा होता है, कभी कभी लाल लाल लगा होता है, यानी वो वही शैवाल होते हैं। सर जी याद रखना, वही जो काला काला या लाल लाल होते हैं वही आपके शैवाल होते हैं। और सर जी इनको कहा क्या जाता है, तो इनको कहा जाता है क्रिप्टोफाइट्स, क्या बोलते हैं इनको, क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं। सर ऑप्शन आपका बनेगा बी राइट हो जाएगा, बी नंबर। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि किस प्रकार के शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है। जब आरओ एग्जाम वाले 5-5 गलती कर सकते हैं तब आप लोग हाईकोर्ट कभी नहीं जाते हैं। एक आधे जाने से कुछ नहीं होता है, जब सब लोग चले जाए तो हाईकोर्ट ना तो ये सब गलती करना ही भूल जाए, वहां नहीं बहस लड़ा पाते हो, है जब आयोग मनवा लेता है तो मान जाते हो। यहाँ पर एक टीचर से अगर कोई गलती भी हो जाए तो खोपड़ी में चढ़ जाते हो, जबकि गलती ना होगी उसमें भी। देखो भैया किस प्रकार के शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है, आयोडीन मतलब नमक होता है। तो सर जी आप जब जाएंगे ना समुद्र किनारे तो समुद्र में देखा जाए तो कई प्रकार के आपको
मिलेंगे आपकी जो घास जो होती है, और ये घास में सर जी जो आपका होगा ना, उनमें से एक घास होती है भूरी घास। कौन? भूरी वाली। तो इनमें सर जी सब तो दिया है लेकिन सब नहीं है। आयोडीन जो आपका प्राप्त होगा वो आपके समुद्री शैवालों में से जो भूरा वाला आपका होता है, इससे आपको मिलेगा सर जी। तो ऑप्शन नंबर आपको इस प्रकार से मिले तो ऑप्शन नंबर आपको सर जी क्या देना है, यहाँ पर आपको भूरा वाला देना है, याद रखना है, ठीक है ना। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी कि किस शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। यानी सर जी देखा जाए तो सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा दिया है, आपने दाल पढ़ लिया है ना, आपने दाल पढ़ लिया, और चलिए दाल हो गया, सोयाबीन भी पढ़ लिया, लेकिन इसमें तो ऑप्शन नहीं है। अब इसमें ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर याद रखिए ये आपका होता है क्लोरेला। कौन है? क्लोरेला जो आपका है, इसमें प्रोटीन की मात्रा जो आपकी है वो आपकी सर्वाधिक पाई जाती है, याद रख लेना है, ठीक है ना भाई। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी कि गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है। गोबर पर उगने वाला जो कवक होता है वो क्या कहलाता है। यानी गोबर देखे होंगे सभी लोग, और गोबर में कभी कभी देखे होंगे ऊपर हरा हरा कुछ निकल के आ जाता है ना, काफी दिन जब पड़ा रहता है तो उसमें हरा हरा ऊपर दिखने लगता है, और ये जो दिखने लगता है सर जी वही आपके होते हैं क्या, कवक होते हैं। और सर जी ये कवक जो आपके होते हैं इनको बोलते हैं क्रोमोफाइल्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोफाइलस बोलते हैं। यानी सर जी इसका जो आंसर आपका है क्रोमोफाइलस कहते हैं, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा, साथ ही याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, हिंदी में कभी आपको मिल जाए तो मिलेगा समलगारी। क्या मिलेगा? हिंदी में अगर आपको यही शब्द मिलेगा तो आपको मिलेगा समल, और आपको मिलेगा रागी, समल रागी, ये शब्द आपको हिंदी में मिलेगा। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है कि कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। 50 क्वेश्चन में 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बहुत कठिन आपके होंगे, लेकिन हो सकता है 15-20 क्वेश्चन में जो कठिन हो एग्जाम में ना आए, अब आपको सरल वाले क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए पूरा क्लास को देखिएगा। हमने कहा सर कवक जो आपके होते हैं ना, इनकी जो आपकी कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है किसकी, तो आपके कहेंगे सर जी ये काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन। यानी ऑप्शन आपका जो बनेगा वो आपका आंसर क्या बनेगा, डी हो जाएगा, काइटिन की बनी होती है ना। तो इसका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी कि कवकों द्वारा उत्पन्न विष कहलाता है। यानी जो कवक होते हैं और ये जो विष उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाता है, तो सर जी इसको बोलते हैं माइकोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं? टॉक्सिन। यानी आपने देखा होगा जो आपके सांप होते हैं तो बोलते हैं इसको टॉक्सिन नामक इंजेक्शन दिया जाता है। टॉक्सिन मतलब होता है जहर। क्या होता है? जहर। तो माइकोटॉक्सिन यानी सर जी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है कि माइट्रोकांडिया का जीवन काल कितना होता है। तो सर जो माइट्रोकांडिया है ना, इसका जीवन काल कितना होता है, तो 5 से 10 दिन होता है, 5 से 10 दिन आपका होता है। और सर जी ये कोशिका के प्रकार और उसके कार्य पर निर्भर करता है। ये कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक जीवित रह सकती है, और कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक भी रह सकती है। यानी ये आपका निर्भर करता है कोशिका के प्रकार, उसके कार्य पर, कि कहाँ की कोशिका है क्या नहीं है, ठीक है ना। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर 68 नंबर में कि समसूत्री विभाजन किस कोशिकाओं में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी सर 68 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। ये जो कायिक कोशिका होती हैं, यानी जितनी भी आपकी कायिक कोशिका होती है उन्हीं में आपको मिलेगा। यानी समसूत्री विभाजन सिर्फ कायिक कोशिकाओं में मिलता है, और ये विभाजन शरीर की वृद्धि, शरीर की मरम्मत और अलैंगिक प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी सर ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ये समसूत्री विभाजन होता क्या है? समसूत्री विभाजन मतलब होता है कि जो कोशिका का विभाजन है ना, एक प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है जिसमें एक कोशिका दो समान और आंशिक रूप से समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है, उन्हीं को कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कायिक कोशिका होती है, कायिक कोशिका यानी देखा जाए जैसे आपकी त्वचा वाली कोशिका हो गई, मांसपेशियों की जो त्वचा हो गई उसको बोलते हैं कायिक। सर जी अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी सर जी अगर बात कर लेते हैं 69 में, तो सर जी जनन कोशिका होती है, जो अभी आपने एक जवाब दिया है ना, एक स्टूडेंट है जो काफी अच्छा जवाब देते हैं। सर जी जनन कोशिका है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन का सटीक आंसर आपके सामने आ गया है। यानी सर जी जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री उसका था, और जब अर्धसूत्री विभाजन पूछे तो ये जनन कोशिकाओं में ही देखने को आपको मिलेगा। यानी जैसे शुक्राणु होता है, अंडाणु होता है, इनके निर्माण में कार्य करता है। तो जो अंडाणु है, शुक्राणु है, उनमें ही कार्य करेगा जो अर्धसूत्री विभाजन होता है। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन की एक विशिष्टता है। यानी क्रॉसिंग ओवर नामक जो घटना है वो किस कोशिका विभाजन की घटना है। सर 70 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यही कोशिका विभाजन यानी क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन घुमाया गया है लेकिन आंसर आपको वही है, अर्धसूत्री विभाजन। क्यों? क्योंकि यह कोशिका विभाजन है। यानी सर जी क्रॉसिंग ओवर मतलब हो गया आपका वही ऑप्शन बी, अर्धसूत्री हो जाएगा। सर अगला पॉइंट दिया है कि फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है। बताइएगा कि फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है।
यहाँ पर देखा जाए 71 नंबर है, 71 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। सर जी फ्रक्टोस होती है ना, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे मीठा आपका ये होता है फ्रक्टोस होता है। सर ऑप्शन आपका भी बनेगा। सर अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया की खोज किसने किया था? यानी 72 की अगर बात कर लेते हैं सर, आप कहेंगे सर ये हिल है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय प्रक्रिया हो रही है इसकी खोज आपके हिल ने किया था, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर अगला पॉइंट दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप जो बनता है वो क्या बनता है? यानी जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें एक प्रक्रिया होती है अपचयन होती है, और अपचयन के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? तो याद रखना है ग्लूकोज मिलता है। क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। अपचयन के रूप में आपको ग्लूकोज मिलेगा। ऑप्शन आपका सी बनेगा, नोट करिएगा। सर अगला है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो सर कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां हैं? तो आपकी 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। थोड़ा अभी कठिन था, उसको हम समझाते हुए चल रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा आपको सरल मिलेगा, तो इनको रटने के हिसाब से चलना है। सर अगला दिया है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हमने कहा सर लार में पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम, जो कोई भी चीज खाओ उसको मीठा करके आपके गले में उतार देगी, यानी आप आंसर हो जाएगा टाइलिन नामक एंजाइम आपका होता है। सर अगला है दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित कर देता है? यानी दूध को दही में परिवर्तित करना है, यानी सर जी ये रेनिन होता है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दूध को दही में, छोटे बच्चे होते हैं आप देखे होंगे जो दूध पीते हैं और उसके बाद जब पलटी करते हैं वो दही के रूप में आपका होता है, वो आपका रेनिन होता है। सर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है मानव श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है? चलो बताना है कि मानव श्वास की जो नली है, श्वसन नली है, इसकी लंबाई जो आपकी होती है वो आपकी कितनी होती है? तो साथ ही याद रखना है 12 सेंटीमीटर होती है। 12 सेंटीमीटर श्वसन नली की लंबाई होती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सर मस्तिष्क कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? यानी मस्तिष्क में एक भाग होता है जो श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। हमने कहा था सर जी ये मेडुला है। क्या है? श्वसन प्रक्रिया की बात है, याददाश्त की बात नहीं कह रहे हैं कि आप लोग याददाश्त सोचने वाला प्रमस्तिष्क लगा दो। यहाँ पर श्वसन प्रक्रिया के लिए है। अगर आपका मेडुला आपका गड़बड़ है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यानी ये खोपड़ी के जो नीचे आपका होता है जहां से आपका जुड़ी होती है, तो ये वाला आपका नीचे वाला भाग होता है मेडुला, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या? कह रहा है सर जी मूत्र में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? यानी सर जी मूत्र में पाया जाने वाला जो मूत्र होता है उसमें हल्का पीला होता है, और हल्का पीला होता है सर जी होता है कौन? तो यहाँ पर आप कहेंगे 79 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका यूरोक्रोम हो जाएगा। यूरोक्रोम है ना, मूत्र में यूरोक्रोम ऑप्शन आपका बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो सर यहाँ पर 80 की अगर बात करते हैं तो मनुष्य में जो निषेचन होता है वो अंतः निषेचन होता है, यानी सर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अंतः निषेचन होता है। सर अगला पॉइंट दिया गया है कि मस्तिष्क में चारों ओर पाया जाने वाला आवरण क्या कहलाता है? यानी जो आपका मस्तिष्क है और चारों ओर किसी न किसी चीज से घिरा होता है, और सर जी जो आपका घिरा होता है ना वो क्या होता है? तो सर जी एक बुखार आ जाता है जब आपके मस्तिष्क वाला बुखार कहते हैं सर जी, इसी को मेनिनजाइटिस बुखार भी कहते हैं, यानी आपका मस्तिष्क मेनिनजाइटिस से घिरा होता है। और जब बुखार आता है या कभी सूजन आती है तो बड़ी समस्या आपको होती है मेनिनजाइटिस से, यानी आपका हो जाएगा मेनिनजस। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्मरण और चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग है? सर जी अगर बोले सर स्मरण यानी याद रखना और चिंतन करना, इसके लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदारी होती है? यानी सर जी अगर बात करते हैं तो अभी आपको बताया सर जी ये जो सेरिब्रम होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सेरिब्रम होता है, यही चिंतन का कार्य करता है, ये भी आपका देखा जाए स्मरण का याद रखता है। सर अगला पॉइंट दिया है कि शारीरिक संतुलन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? हमने कहा सर जी शारीरिक संतुलन, अगर आपका शरीर में एक चीज अगर ना सही हो तो सर जी आपका शरीर बैठ नहीं सकता है, यानी आपका ये है कौन? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो शारीरिक संतुलन के लिए मस्तिष्क कौन सा भाग आपका होता है, बताना है। शारीरिक संतुलन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? चलो भैया यहाँ पर सेरिबेलम, सेरिबेलम मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सर जी सेरिबेलम यहाँ पर मेडुला के बगल में होता है, यानी जो आपका ये मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में आपका ये अवलोकटा होता है, उसके पीछे जो आपका लगा होता है ये पीछे आपको। सर जी शारीरिक संतुलन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो आप कहेंगे सर जी ये सेरिबेलम होता है, याद रखना, यानी जो शरीर की मुद्रा होती है, संतुलन होता है, समन्वय होता है, वो सब आपका सेरिबेलम से होता है। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स के प्रतिपादक कौन है? थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स के प्रतिपादक पूछा गया है, यानी सर जी 84 की बात करते हैं तो सर जी इनका नाम है बारबरा मैकलिंटॉक, यानी जो आपके बारबरा है। याद रखिए थ्योरी ऑफ जंपिंग, तो जंपिंग करो बार बार, जंपिंग करो बार बार और आपका शरीर जीवन भर रहा करेगा आराम, यानी बार बार याद रखना है, बारबरा याद रखिए, जंपिंग करो बार बार, ठीक है, योगा होता रहेगा, यानी आप कंसल्टी हो जाएगा। सर जी अगला पूछा गया है कि लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है? बताइएगा कि लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है, ये बताना है। साथ ही 85 नंबर दिया है तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर दिया गया है 22वें जोड़े से, 20वें जोड़े से, 23वें जोड़े से, या इनमें से सभी हो जाएगा। तो सर जी ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर 23वां जोड़ा होता है। सर जी यहाँ पर 23वां जो जोड़ा आपका होता है यही लिंग का निर्धारण करता है, और लिंग का निर्धारण जो आपका होता है वो आपके पिता के गुणसूत्र से होता है, याद रखिए पिता के गुणसूत्र से ही होता है, साथ ही याद रखना है, यानी आपका 23वां जोड़ा हो जाएगा, राइट। सर जी अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव त्वचा का रोग किस वर्णक के कारण होता है? कल भी एक क्वेश्चन आया था कि सर जी मनुष्य गोरा है या काला है, यानी काला
है तो इसकी मात्रा ज्यादा है और काला नहीं है जो इसकी मात्रा कम है। यानी अगर कोई चला जाता है यहाँ पर रूस साइड में, कोई अमेरिका चला जाता है तो इसकी मात्रा उतनी कम होती चली जाती है। तो सर जी यहाँ पर जितने भी गोरे लोग मिलेंगे तो अपने भारत में तो इतने होते नहीं है, है ना। यानी आपको रूस जाना पड़ेगा, आपको ठंडे प्रदेशों में जाना पड़ेगा। यानी आप कहेंगे सर मिलेनिन होता है, मिलेनिन की वजह से त्वचा का रंग जो आपका होता है वही आपका काला गोरा ये बनाता है। यानी आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा शरीर क्या होगा, काला होगा। सर जी त्वचा का मुख्य संगठक होता है वो क्या होता है, बात तो वही हो गई ना। त्वचा का अगर पूछा है इसका मतलब भी आपको वही हो जाएगा। अच्छा रुकिए, मानव त्वचा का रंग, यहाँ पर देखो रोग दिया गया था क्या, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। मानव त्वचा का रंग यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, ये रोग नहीं है, मानव त्वचा का रंग आपका है। और सर जी अगले वाले में क्या दिया गया है, त्वचा का मुख्य संगठन, यानी सर जी जो त्वचा बनी है, संगठन मतलब होता है बनना। सर जी त्वचा मतलब संगठन मतलब होता है बनना होता है। अगर त्वचा का रंग अगर पूछ लेता सर आपका मेलानिन होता, लेकिन त्वचा का मुख्य संगठन जो है यानी बनना जो होता है वो होता है कैलोजन। क्या कहलाता है सर, इसे कैलोजन कहते हैं। क्वेश्चन में याद रखना, गलती नहीं करना है। सर त्वचा का मुख्य संगठन जो आता होता है यानी बनता है वो कैलोजन कहलाता है। सर इसका जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा डी नंबर ए, राइट हो जाएगा। तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़े चलेंगे सर जी, यही होगा, इसे कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन में परिवर्तन नहीं है ना, होता तो हम समझाते थोड़ो। याद रखिए कोलेजन होता है, याद रखना है। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है कुष्ठ रोग से के जीवाणु की खोज किसने किया था। यानी बताना है कि कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने किया था। तो भैया कुष्ठ रोग दिया है और कुष्ठ रोग आपका जीवाणु है, जीवाणु की खोज किया सर जी आपके कौन है, हेनसेन है। कौन है, हेनसेन है। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किया था हेनसेन, यानी ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर आपका हो जाएगा, हेनसेन हो जाएगा। सर इन्होंने 1873 में किया था, 1873 में किया था और ये नॉर्वे के थे। कहां के थे, नॉर्वे के थे। और इन्होंने माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम दिया था, इसका नाम दिया था माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम दिया था। सर जी अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा हाँ इसी को हेनसेन रोग भी कहते हैं। सर जी अगला दिया है प्रोटीन की इकाई क्या है, यानी अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन के लिए क्या जरूरी होता है, प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो अम्ल। क्या होता है, 89 नंबर की अगर बात कर लेते हैं कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है, यानी प्रोटीन की जो इकाई है वो आपकी है अमीनो अम्ल होता है। यानी प्रोटीन बनाने के लिए कई अमीनो एसिड एक साथ जुड़ते हैं और लंबी श्रृंखला बनाते हैं जिसको पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। सर क्या बोलेंगे कि अगर प्रोटीन बनाना है तो कई अमीनो अम्ल मिलेंगे और मिलने के बाद क्रिया करेंगे, इसके बाद बनाएंगे एक श्रृंखला और ये श्रृंखला होती है पॉलीपेप्टाइड। क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड होती है। सर अगला दिया है एटीपी का निर्माण कहां होता है, बताइएगा कि एटीपी का निर्माण जो होता है वो कहां होता है, पूछा गया है। सर जी यहां पर अगर हम बात करें तो आपका आंसर होगा क्या, तो एटीपी का निर्माण कहां होता है, कोशिका के माइटोकांडिया में होता है। यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपके डी की ओर चलते हैं, कोशिका के माइटोकांडिया में होता है, जिसे कोशिका का सर जी पावर हाउस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब जा रहे हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है, बड़ा क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है। ऊर्जा का पिरामिड होता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है। सर जी याद रखना ऊर्जा आपको सीधा मिलना चाहिए। क्या बोलेंगे, आप कहो ऐसे रट्टा मारिए, हमने कहा रट्टा मारना है कि ऊर्जा आपको डायरेक्ट मिले, यानी आपको ऊर्जा की जरूरत है, आपको तुरंत पिलाओ और आपको मिल जाए, यानी वो जूस होता है। क्या होता है, जूस होता है। यानी हमने कहा सर ऊर्जा का पिरामिड जो आपका होता है वो ऐसे आपको बनता है, यानी इसको बोलते हैं सर जी सीधा। क्या बोलते हैं, सीधा बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है, ऊर्जा कभी भी उल्टा नहीं हो सकती है, ऊर्जा हमेशा सीधा ही होती है। यानी सर जी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है, बी नंबर आपका इसका राइट हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जी शाकाहारी जो पौधे होते हैं, जो जानवर शाकाहारी खाते हैं तो उनको एनर्जी ज्यादा मिलती है, और इसके बाद जो लोग शाकाहारी खाने वाली जंतुओं को खाते हैं उनके बाद उनको थोड़ा कम मिलती है, इसके बाद और आगे जाएंगे तो उनको थोड़ा कम मिलती है। यानी अगर हम बात करते हैं तो जब नीचे को आएंगे तो ऊर्जा कम होती जाएगी, ऊपर को जाएंगे तो ऊर्जा ज्यादा होती है, यानी सीधा होता है, बस रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है ना। आइएगा अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहे सर जी अम्ल वर्षा बताइएगा। तो अम्ल वर्षा हमने बताया था किससे होती है, तो अम्ल वर्षा आपका NO2 जो आपका है और आपका SO2 होता है। यानी दिया गया है कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है, हाँ जैव भार जो होता है वो उल्टा आपका सीधा दोनों आपका होता है, आपको बनाया जाएगा। हमने कहा सर जी यहाँ पर अम्ल वर्षा है, वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड यानी आपका SO2 होती है, क्या बोलते हैं इसको, सल्फर डाई और ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड इसे बोलते हैं। और सर जी यहाँ पर आपका जो दिया गया है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, वही ऊपर लिखा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब ये मिलते हैं तो भैया ये आपके देखा जाए तो आपका अम्ल वर्षा बनाते हैं। सर अगला है हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं, बताएगा कि हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं। यानी सर 93 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर एंटीबॉडी कहां बनेंगे, जहां पर आपका ब्लड बनता है, और जब ब्लड बनता है तो आप कहेंगे सर वो कहां बनता है, तो आपकी अस्थिमज्जा में बनता है। और सर अस्थिमज्जा और लसिका जो ग्रंथियां होती हैं, अस्थिमज्जा प्लस जो आपका लसिका ग्रंथियां होती हैं, कौन है, लसिका ग्रंथियां जो आपकी होती हैं सर वो आपकी इसमें बनती है। यानी सर ये ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना, क्लियर है। और बी कोशिका जो आपकी होती है, बी वाली कोशिका। सर अगला पॉइंट बताइएगा, कह रहा है सर ट्रिप्सिन क्या है।
यानी जो ट्रिप्सिन होते हैं सर जी क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिप्सिन होते हैं एंजाइम। और एंजाइम का कार्य क्या होता है सर जी, एंजाइम का कार्य होता है भोजन यानी प्रोटीन को पचाने में। क्या करते हैं सर जी, जो आप लोग प्रोटीन खाते हो ना, प्रोटीन को पचाने में कार्य करते हैं, प्रोटीन को पचाने में कार्य करते हैं। यानी अगर ये ट्रिप्सिन ना हो तो सर जी मालूम है दिक्कत हो जाएगा। यानी आप अंडा ज्यादा खा लेते हो, आप लोगों को लूज मोशन हो जाता है। आप दूध का पाउडर खा लेते हो, यानी जो प्रोटीन होती है ना, एक प्रोटीन का डिब्बा दिया जाता है, जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनको प्रोटीन का डिब्बा देते हैं। और सर जी अगर प्रोटीन ज्यादा हो जाए तो कहते हैं ना लूज मोशन हो जाता है। यानी आपकी बॉडी में जो ट्रिप्सिन है यानी जो एंजाइम है वो सही से कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए फिर क्या करते हैं, उसकी मात्रा थोड़ा कम कर देते हैं। यानी प्रोटीन को जो पचाएगा कौन, तो आपका एंजाइम आपका होगा सर जी, याद रखिए ऑप्शन सी बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। प्रोटीन यानी ट्रिप्सिन का कार्य है एंजाइम, है ना, एंजाइम हो जाएगा और सर जी प्रोटीन को पचाता है। अगला है मनुष्य के मूत्र का पीएच मान क्या होता है, कहेंगे 6 यानी 6, यानी ऑप्शन सर जी आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि क्रोमोसोम शब्द जो आपका दिया है किसने दिया है, बताइएगा कि क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। यानी सर जी 96 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, बताते चलिएगा जबरदस्त तरीके से। यहाँ पर देखिए आप लोगों में से जवाब आ गए हैं कि सर क्रोमोसोम शब्द जो है वो सर्वप्रथम जो दिया था वो दिया था आपकी किसने, वाल्डेयर। हमने कल बताया था ना, वाल्डेयर ने दिया था। यानी इन्होंने दिया था 1888 में। कब, 1888 में डब्ल्यू वाल्डेयर ने दिया था। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है। आप लोगों ने इंटर में किया होगा फिजिक्स की क्लास, और फिजिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जरूर आपने देखा होगा कि सर जब बर्फ पानी में तैरती है ना तो उसका 1/10 यानी 1/10 यानी हम कहेंगे सर जी जो आपका 10% है, यानी 10% पानी के ऊपर रहता है। किसका, तो 1/10 ये पानी के ऊपर रहता है। ठीक है, 1/10 पानी के ऊपर रहता है और 9/10 है यानी 90% आपके पानी के नीचे रहता है। आप बर्फ डाल के देखिएगा, चाहे आपकी बर्फ 1 किलो की हो, चाहे बर्फ आपकी 100 किलो की हो, चाहे बर्फ आपकी बर्फ 10 किलो की हो, आप लाइएगा और पानी में डालिएगा, उसमें देखिएगा कि 90% हिस्सा बिल्कुल नीचे चला जाएगा, 1% हिस्सा आपको, 10% हिस्सा आपको ऊपर दिखेगा। यानी सर जी आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि अपमार्जन मिलाने पर पानी के प्रस्तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपमार्जक पहले आपको यही पता होना चाहिए, अपमार्जक क्या होता है, क्या होता है बताइए, जल्दी बताओ अपमार्जक होता क्या है, जल्दी से आप बताओगे। हमने कहा सर जी जो अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट होता है। अपमार्जक मतलब क्या होता है सर, अपमार्जक मतलब होता है डिटर्जेंट होता है। और सर जी जो डिटर्जेंट होता है ना, जब पानी में मिला लोगे ना, और जब पानी में मिला लोगे तो क्या हो जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, उसका जो पृष्ठ तनाव वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव जो होता है वो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। यानी सर जी यहाँ पर कहेंगे सर जी घट जाता है, यानी सर जी ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इससे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं कि आपने बोरवेल देखा होगा, यानी बोर देखा है, जब किसी घर में नल यानी लगता है ना, ट्यूबवेल हो आपके घर पे, आपका नल लगा हो, तो अगर शाम हो जाती है सर जी, अगर शाम हो गया और पाइप नहीं पड़ पाते हैं या मोटर नहीं पड़ पाती है, तो वो क्या करते हैं, उस नल में कम से कम 10 पैकेट निरमा डलवा देते हैं, ताकि वो क्या हुआ कि मिट्टी जमे नहीं, वहां पर पृष्ठ तनाव बढ़े नहीं, यानी वहां पर पृष्ठ तनाव कम हो जाए। साथ ही एक क्वेश्चन और आपने सुना होगा कि जो पानी भरा होता है उसमें मच्छर तैरते रहते हैं, और पानी जो आपका है उसमें मच्छर तैरते रहते हैं, और क्या डाल देते हैं, तो क्या मच्छर डूब जाते हैं, वो डिटर्जेंट डाल देते हैं, यानी अपमार्जक डाल देते हैं। क्यों, इसको डालने से इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है सर जी, कम होता है, इस वजह से मच्छर उसमें डूब जाते हैं, जो लेयर होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है ना, आइएगा अगले क्वेश्चन। तेल भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेशरम का एक आता है, बेशरम एक आता है पेड़, ठीक है ना, वो होता है तालाब और कह सकते हैं सड़क के किनारे मिल जाएगा बेशरम। ठीक है, तो वो बेशरम भी आप डाल दीजिए, वो भी चलने लगेगा, यानी जो ऑयली चीज आपकी होती है वो भी आपकी हो जाएगी। सर जी यहाँ पर नंबर आपका हो गया है। सर जी अगला पॉइंट आइएगा, कह रहे उष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या होता है। यानी 99 की बात करते हैं, उष्मा का सर्वोत्तम चालक जो आपका है सर उनमें से होगा क्या, 99 दिया गया है। यानी 99 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर इनमें से देखा जाए तो आपकी चांदी, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, चांदी आपको देना है। ठीक है ना। सर अगले पॉइंट में आते हैं, आपसे कह रहा है कि जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी हो जाती है। चलिए बताइएगा कि जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी हो जाती है, तेज हो जाती है, सुस्त नहीं हो जाती है आप लोगों की तरह कि जैसे सर्दी आ जाए तो रजाई में घुस जाओ, सुस्ती करने लगो, मस्ती करने लगो, ये नहीं होता है। तो तेज होती है तो कैसे होती है, ये बात बिल्कुल सही है कि सर जी तेज होती है तो कैसे होती है। अब बताते हैं सर जी, यहाँ पर जो पेंडुलम घड़ी है तो ये सुई है इसकी यहाँ पर इतनी लंबी, कितनी है, इतनी लंबी आपकी सुई है, इतनी लंबी है। ठीक है, और ये गर्मी की महीना है, कब है, गर्मी के दिनों में जो लोहा होता है सर वो क्या होता है, बढ़ जाता है। लोहा जो होता है वो बढ़ता है गर्मियों में, ठीक है ना। जब लोहा गर्मियों में बढ़ता है तो इसकी जो लोलक की आपकी लंबाई है, और लंबाई क्या हो जाती है सर जी, बढ़ जाती है, और लंबाई जब बढ़ आती है तो इसको कवर करने में जो समय लगता है सर जी इतना लगता है। ठीक है ना। वहीं पर जब सर्दी आती है सर, जब सर्दी आती है तो उसमें क्या होता है, लोहे की लंबाई जो आपकी है वो थोड़ा सा क्या हो जाती है सर जी, छोटी हो जाती है। जब लोहे की लंबाई छोटी हो जाती है तो इसी एरिया को कवर करने में इसको समय क्या लगेगा भैया, कम लगेगा। यानी कि हम कहेंगे कि जाड़े के दिनों में घड़ी की होती है सुस्त हो नहीं होती है, तेज हो जाती है। अब आप लोग सर्दी समझ
समझ लिए, यानी आप लोग समझ लिए सर्दी में हम लोग सुस्त हो जाते हैं तो घड़ी भी सुस्त हो जाती है। सर जी घड़ी अपना टाइम क्या कम ज्यादा करेगी? वो तो करेगी, मतलब वो तो नहीं, अपना समय आपको बराबर करेगी, है ना। तो इसका मतलब है कि सर्दियों में ये कारण होता है कि इसका जो लोहा होता है वो क्या होता है, यहाँ पर कम हो जाता है सर, इस वजह से ये तेज हो जाती है। ठीक है ना भैया, ठीक है, अब समझ में आ गया? आगे चलो भैया, समझ गए? तो आज के लिए यहीं पर रख देते हैं, ना भूलिएगा। अगर आपको याद रखना है हमारी बात कि अगर आप प्रीपेड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो 6 बजे वाली क्लास करंट अफेयर की जरूर लीजिएगा। यानी करंट अफेयर आपको पढ़ना है, चाहे हमारी पढ़िए चाहे दुनिया में कहीं पढ़िएगा। लेकिन अगर आपको हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज, हमारे क्वेश्चन का स्तर, हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो आप ये क्लास लेते रहिएगा, आपको इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। करंट अफेयर आप एक बार देख लेंगे, आपको करंट अफेयर यहीं से देखने को मिलेंगे, चाहे पेपर हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। सेशन लाइक करके आप लोग जाइए, खाइए।